तो वेलकम टू क्रिकेट ग्राफ। आज हमारे साथ है संतोष शिंदे। संतोष सर एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर। इन्होंने मुंबई को रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया है 2005 में। और सर ना ही एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर है जो हाईएस्ट लेवल पे डोमेस्टिक क्रिकेट पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बट ऑल्सो ही इज़ एन सिलेक्टर, ही वॉज एन सिलेक्टर ऑफ अंडर 19 फ्रॉम लास्ट 5 years। तो उन्होंने काफ़ी यंग टैलेंट्स को भी अपने आंखों के सामने देखा है और उनको ग्रो होते हुए देखा है, और अभी वो क्रिकेटिंग स्टार्स है। सो आज हमारा यही बारे में डिस्कशन होगा। तो सर का जर्नी के बारे में आज हम जानेंगे, और सर ने जो क्रिकेटर्स लोगों को अपने सामने आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है उनके बारे में भी जानेंगे हम, और कुछ सर के पास से कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी हम जानेंगे। सो आइए जानते हैं। तो सर वेलकम टू क्रिकेट ग्राफ सर। थैंक यू। आज आप बहुत ही सर, आपका वेलकम है इधर, वार्म वेलकम। आपने अपना टाइम दिया हमको। तो सर आप ज़रा आपके क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बताइए सर। क्रिकेटिंग जर्नी, हाँ देखो, वैसा तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया बहुत लेट स्टार्ट किया। मतलब आजकल के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स उनको 7-8 साल जब हो जाएगा उनका तभी क्रिकेट में भेज देते हैं। मतलब ओवरऑल अभी मैं सिलेक्टर भी था तो मैं देखता था कि आजकल के पेरेंट्स लोग जल्दी बोल देते हैं कि 7-8 साल के हो गए कि चलो पैड्स पहनो और चलो खेलने जाओ। राइट। बट मेरा वैसा नहीं था। मैं क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया, मैं जब 18 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया। ओके। तो इनिशियली देखा जाएगा तो अगर आपको कोई अच्छा बड़ा क्रिकेट खेलना है तो ये बहुत लेट एज है। राइट राइट। तो 18 का था तब स्टार्ट किया। उसके पहले मैं फुटबॉल खेलता था। और मैं बेसिकली चेंबूर आरसीएफ कॉलोनी में मेरा बचपन पूरा गया है। ओके। डैडी आरसीएफ कंपनी में थे। तो आरसीएफ का आपने वो एरिया देखा होगा। वहाँ पे तीन चार बिल्डिंग के बीच में एक ग्राउंड होता था। राइट। मतलब अभी भी है। तो कैसा वो स्पोर्ट्स की तरफ आपको ले ही जाता है। वो माहौल ही आरसीएफ का ऐसा था कि आपको खेलने पे मजबूर कर देता था। क्योंकि सामने मेरा जहाँ पे मेरी बिल्डिंग थी वहाँ पे उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो स्कूल से जब आते थे हम तो 12-12:30 बजे घर पे आ जाता था। मॉर्निंग का स्कूल होता था मेरा। तो स्कूल से आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, बैग रख दिए, हाथ मुंह तो धोते नहीं थे। ऐसे कुछ खाया तो खाया, मम्मी बोलती अरे खा के जा। मम्मी बोली ठीक है मैं आता हूँ, मेरे दोस्त बाहर राह देख रहे हैं। फिर दोपहर को स्कूल से आने के बाद बैग वगैरह रख के कपड़े चेंज करके बिना खाए बैट और बॉल लेके बिल्डिंग के सामने। अच्छा। तो फिर वो 1-1:30 बजे से जो क्रिकेट हमारी स्टार्ट होती थी वो शाम को अंधेरा पड़ने तक। ओके। तो मम्मी आवाज़ देती थी अरे कुछ खाने को आ जा। बोला आता हूँ। हम लोग तीनों भाई थे। हाँ। तीनों भाई भी हम लोग ने सब वो आरसीएफ के अंदर ही हम लोग ऐसा बचपना गया है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। मतलब स्कूल में था तब मैं, तो टेनिस क्रिकेट ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि जो सीनियर्स थे मेरे, मतलब लोकल्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना, थोड़े से कलीग्स होते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं, जिनको हम लोग देख के बचपन से हम लोग देखते हैं उनको और कुछ चीज़ों को उनको फॉलो करते थे। तो वो देखता था मैं सामने कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वहाँ से फिर वो क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा लगाव हो गया। तो फिर वहाँ से टेनिस खेलता था मैं। एक दिन ऐसे ही आरसीएफ स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे लेदर बॉल ज़्यादा करके खेला जाता है। वो ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है। तो विकेट के बारे में भी मैं बोलूँगा। तो वहाँ पे हम लोग जाते थे दोस्त लोग खेलने को। तो वहाँ पे एक संडे ऐसे ही था, तो वहाँ पे एक मैच रखी थी हम लोग ने कि हमारे जो एरिया के है और हमारी एरिया की टीम और एक दूसरे एरिया की टीम। ओके। तो वहाँ पे टेनिस मैच था कि लेदर? टेनिस ही मैच था। तो चलो खेलते हैं। तो जाए वहाँ पे गए, हम लोग खेल रहे थे और बाजू में ही आरसीएफ क्रिकेट टीम वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। ओके। लेदर बॉल की प्रैक्टिस कर रही थी। तो हमारा एक कोने में हम लोग मैच खेल रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे और हमारा भी मैच चालू था। तो पता नहीं मैं बॉलिंग डाल रहा था तो हमारे इंडिया के लिए खेले बलविंदर सिंह संधू सर,
ओके। वो आरसीएफ के लिए तभी खेलते थे, मतलब वो वहाँ पे जॉब था उनका आरसीएफ में। हाँ। तो उन्होंने देखा, मुझे पता नहीं, मतलब मैं डाल रहा था बॉलिंग तो देखा, और मुझे बुलाया उन्होंने कि ऐसा ऐसा खेलता है क्या, क्योंकि मेरे एक्शन साइड ऑन एक्शन थी, अच्छी एक्शन थी, ओके। तो आउट स्विंग अच्छा होता था मेरा। तो बल्लू सर ने बुलाया मुझे, तो बोला, पूछा कि आप लेदर खेलते हो या नहीं खेलते हो। मैं बोला सर मैं लेदर तो कभी खेला नहीं है। ओके। तो ठीक है, आ जाओ तुम कल से इधर आ जाओ। तो तभी फिर मेरा लेदर बॉल के ऊपर थोड़ा सा ये हो गया, और फिर मैं समर वेकेशन एक होता है अंडर 19 का, राइट, समर कैंप। समर कैंप, हाँ। तो वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हो गया था, बट उतना वो एज में उतनी एक्यूरेसी और उतनी अकल नहीं थी कि बॉल कहाँ पे डालना है, क्या विकेट कैसे निकालने हैं, क्या निकालने हैं। बिकॉज आपने तभी न्यू स्टार्ट किया। न्यू स्टार्ट किया था, तो स्विंग पे कंट्रोल नहीं था। बस एक ही था कि थोड़ी एक्शन थोड़ी अच्छी थी, ऐसे सर बोलते थे हमेशा कि एक्शन अच्छी है। तो सर ने बुलाया मुझे, और प्रैक्टिस में मैं बॉलिंग डालता था। तभी बलविंदर सर ऑलरेडी इंडिया खेल चुके थे। बलविंदर सिंह संधू इंडिया, ये आपको मैं बताता हूँ 1995 की बात है। ओके ओके, आपका स्टोरी अभी हाँ 95 की बात है ये। और सर, मतलब सर ने मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बंद कर दिया था। सर आरसीएफ क्रिकेट टीम भी संभाल रहे थे, और बल्लू सर खेल भी रहे थे। ओके। सर बैटिंग भी करते थे, और सर ऑफ स्पिन भी डालते थे, राइट। सुपर ऑफ स्पिन डालते थे सर। तो प्रैक्टिस में देखा, और फिर बोले अरे, तो फिर बहुत तारीफ़ की सर ने। तो सर बोले कि एक काम करना, डैडी को बुलाना। ओके। हाँ, तो मैं बोला क्यों सर। बोल तो बुला, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को उनसे ज़रा बात करनी है। अच्छा। फिर डैडी को दूसरे दिन बुलाया। तो उस टाइम पे आपका मतलब ये कैसा था, माइंडसेट कैसा था कि आप डर गए थे कुछ कंप्लेंट करने नहीं, वाले मैं एक्चुअली डर गया था। मैं बोला अरे डैडी को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि क्लास में भी मैं डैडी को बहुत बार बुला चुका क्योंकि मस्ती होती थी, कुछ ना कुछ तो हो जाता था, और डैडी को फिर टीचर बुलाती थी, अरे यार वडला ना बोलू नहीं, हम लोग मैं मराठी मीडियम से हूँ, तो वो टीचर बोलती थी डैडी को बुलाना कल, ज़रा डैडी से बात करनी है। तो मुझे भी वो वक्त ऐसा लगा कि अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, डैडी को बुला दिया। तो डैडी भी बोला अरे क्या किया है तूने? बोला पप्पा काय माहिती नाही, मुझे कुछ पता नहीं है, सर ने बुलाया आपको। तो डैडी बोले ठीक है। बल्लू सर भी आरसीएफ कंपनी में ही थे, और डैडी भी आरसीएफ कंपनी में थे। ओके, हाँ बराबर। तो पापा पहचानते थे सर को, बट सर पता नहीं वो टाइम पे कुछ ये नहीं था। तो जब गए डैडी मिलने को गए, तो तभी सर ने थोड़ा रिकग्नाइज़ किया कि अरे हाँ मैं तो पहचानता हूँ। तो तभी बात हो गई। तो सर ने डैडी से पूछा कि ये कौन से स्कूल में है, क्या करता है, इसका पूरा दिन का क्या है, इसका कैसा प्लान क्या है इसका? हाँ, टाइम टेबल क्या है इसका? तो डैडी बोले कि ये सुबह स्कूल जाता है और दोपहर को सामने टेनिस बॉल खेलता है। बोलता है एक काम करो, उसका वो अभी मेरे पास आना चाहिए प्रैक्टिस को। ओके। तो हमारा प्रैक्टिस आरसीएफ का दोपहर का होता है, सुबह होता है। तो मुझे इसका स्कूल आप पहला चेंज करवा दो, दोपहर का स्कूल करवा दो, ताकि ये सुबह मुझे प्रैक्टिस को मिले। अच्छा। तो डैडी बोले ठीक है। तो सर ने तभी, मुझे अभी भी याद है, सर ने डैडी को बोला था कि ये अगर अच्छा मेहनत करेगा, अगर अच्छा मैं जो बोलूँगा वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, तो 3 साल के अंदर ये किसका भी टकला फोड़ सकता है। अच्छा। ये वर्डिंग, हाँ ये वर्डिंग अभी भी मुझे याद है। तो डैडी बोले ऐसा, हाँ ये बिल्कुल, ये मतलब इसमें है टैलेंट, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि स्पार्क लग रहा है, ये अच्छा मेहनत करेगा तो 3 साल में किसका भी टकला ये फोड़ सकता है। तो डैडी भी खुश हो गए कि टेस्ट क्रिकेटर इतनी बड़ी बात बोल दिया है। तो डैडी भी बहुत एक्साइटेड थे। तो दूसरे दिन से ही चालू हो गया डैडी का कि चलो स्कूल चेंज करवाना है, क्या करवाना है। तो स्कूल स्टार्ट हो गया था, तो एडमिशन्स दूसरे स्कूल में थोड़ा पॉसिबल नहीं था, बट डैडी ने थोड़ा सा जोर वगैरह लगा के फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन कर लिया। फिर वो दोपहर का स्कूल था, फिर मॉर्निंग को मैं प्रैक्टिस जाता था।
तो मुझे अभी भी याद है, मतलब मैं बॉलिंग डाल रहा था, प्रैक्टिस मैच था। मैं जब रनअप लेके आया और जब बॉल डिलीवर किया तो मुझे अभी भी वो बॉल भूला नहीं हूँ। ऑफ स्टम्प से सेकंड स्लिप तक आउट स्विंग हो गया था, इतना बड़ा स्विंग हुआ था मेरा। ओके। तो सर मिड ऑफ पे ही थे, हाँ। तो सर ने एकदम शॉकिंग से बोला अरे ये क्या डाल दिया तूने। मुझे अभी भी वो याद है। हाँ। तो वो गूज बम आ जाते हैं, याद ख्याल आते ही वो ये हो जाता है। तो सर नया बॉल था, एकदम नया बॉल बॉल। दिया था मुझे। आरसीएफ के ग्राउंड पे भी मैच थी। ओके। आरसीएफ के विकेट भी सुपर्ब होते थे विकेट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट विकेट इन मुंबई। ओके। आरसीएफ स्पोर्ट्स क्लब के जो विकेट होते थे, हाँ। सुपर विकेट होते थे। ग्रीन टॉप, हार्ड, सुपर विकेट। और वहाँ मेरे ख्याल से सर ही देखते थे विकेट कैसी होनी चाहिए, क्या अच्छा ग्रास होता था। तो वो नॉर्मल प्रैक्टिस मैच था कि प्रैक्टिस मैच ही था? प्रैक्टिस मैच था, बट विकेट प्रैक्टिस को भी आपके लिए आपका फर्स्ट लेदर मैच था? फर्स्ट लेदर मैच। और मैं वो मैच नहीं भूलूंगा, क्योंकि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। कुछ भी अगर मैं कभी नर्वस हो जाता हूँ तो वो मैच याद कर लेता हूँ कि वो बॉल पहला ओवर क्या था मेरा, मतलब इतना स्विंग बड़ा हो रहा था। राइट। हमारे आरसीएफ में एक मेरे पुराने इन द सेंस मेरे तो थोड़े सीनियर थे, विशाल महाडिक करके, वो मुंबई के लिए खेले। ओके। तो बल्लू सर बोलते थे, वो सर के वो फेवरेट प्लेयर थे, तो वो बोलते थे कि तेरा एक्शन बंटी जैसा ही है। उनका पेट नेम था बंटी। ओके। विशाल सर, विशाल महाडिक सर का। तो बोले उसका जैसा एक्शन है तेरा, साइड ऑन है, अच्छा है। तो ये क्रिकेट करियर मेरा वहाँ से शुरू हुआ। तो थोड़ा टाइम लगा थोड़ा सा कंट्रोल आने में, क्योंकि आपको नया बॉल डालना है तो आपके पास स्किल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। नया बॉल डालना उतना इजी नहीं है आपके बिगिनिंग करियर में। एग्जैक्टली। तो थोड़ा वक्त लगा, बट किया। सर ने अच्छा खासा मेहनत किया है मेरे ऊपर। आरसीएफ में प्रैक्टिस को जाता था मैं, और स्कूल चेंज करने के बाद फिर बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि फिर पूरा समय मैं यहाँ पे देता था। तो मैं जूनियर क्रिकेट कुछ नहीं खेला हो, एज ग्रुप वगैरह कुछ नहीं खेला हो। मेरे टाइम पे स्पोर्ट्स स्टार ट्रॉफी होती थी, अंडर 19। राइट। हाँ, तो वो ट्रॉफी से मुंबई का सिलेक्शन होता था। बट वो अगर मैं कुछ नहीं खेला हूँ, मैं डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी खेला, ना अंडर 23 खेला हूँ, ना अंडर 19 खेला हूँ। रणजी ट्रॉफी मेन टीम। ओके। मतलब ये आपका क्रिकेटिंग जर्नी था? ये पूरा क्रिकेटिंग जर्नी था। स्टार्टिंग किया, देन लेटर ऑन यस। जो मतलब पीरियड था, कितना टाइम लगा आपको उधर तक रणजी ट्रॉफी? सर बोले कि तीन साल में तो, मतलब उनका कहने का यही मतलब था कि 3 साल में तू किसी का टकला तोड़ सकता है, इन द सेंस कि तू 3-4 साल में रणजी ट्रॉफी तो खेल सकता है। अच्छा। तो जब फिर 2 साल बीत गए तो फिर मुंबई पुलिस में, मतलब वहाँ पे इकबाल शेख सर थे। ओके। वहाँ पे वो सेक्रेटरी थे तब। तो उन्होंने मुझे देखा, तो वो बोले कि जॉब लेगा पुलिस में? ओके। तो मैं बोला जी सर, मैं लूँगा। बोला ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम होती है वो दे के दक। ओके। फिर मैं हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके देखता हूँ, अगर अच्छा कोई प्लेयर आता है तो वो अगर कुछ हेल्प करेंगे तो हो सकता है। तो 2000 में मैंने एग्ज़ाम दे दी और मैं पास भी हो गया, मेरिट में आ गया, क्योंकि स्टडी में थोड़ा सा टच में था। क्योंकि जस्ट कॉलेज चल ही रहा था मेरा, और उन्होंने मुझे पूछा और वो एग्ज़ाम भी आ गई, तो मैंने वो एग्ज़ाम भी दे दी। उसमें पहला आपका ग्राउंड का एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट होता है, फिर रिटर्न टेस्ट होता है। तो सब में मैं अच्छे खासे मार्क्स आ गए। ग्रेट। मेरिट में आ गया मैं। तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिर पास हो गया, मैं क्वालिफाई हो गया, रिक्रूट हो गया पुलिस में। फिर वहाँ से ट्रेनिंग में गया मैं, 9-10 महीना हमने ट्रेनिंग की। अंधेरी मरोड़ में ही हमारी पुलिस का एक ट्रेनिंग कैंप होता है वहाँ पे। वो स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है। तो वहाँ पे मैंने 10 महीना मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की। तो उसके बाद फिर जब मैं ऑफिस, वहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको इमिडिएटली दूसरे दिन या तीसरे दिन ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है। तो ऑफिस ज्वाइन की, तो वहाँ से मुझे रिलीव किया पुलिस जिमखाना, मुंबई पुलिस जिमखाना जो मरीन लाइंस में है। राइट।
तभी जस्ट इनॉग्रेशन हुआ था, अच्छा खासा ग्राउंड था। तो वहाँ पे रिक्रूट होने के बाद फिर मुंबई पुलिस टीम में मैं खेला। वहाँ पे मुंबई पुलिस टीम को भी मैंने तकरीबन 22 साल मैंने वहाँ पे अपना दिया। हाँ 22 साल मैंने कंटिन्यू क्रिकेट खेला हूँ। मुझे अभी तो याद नहीं है, बट एक आध दूसरा मैच ही मिस हुआ है मुझे, मेरा इंजरी हुई है थोड़ा मुंबई मोटा, पुलिस के मुंबई पुलिस के। ओके ग्रेट। नहीं तो मैं सब मैच खेला हूँ। तो वहाँ पे फिर मुलाकात हुई मेरी विद्या पराकर सर से। ओके। मुंबई पुलिस टीम के कोच उनको रखा गया। तो उन्होंने देखा मेरी बॉलिंग, उन्होंने देख के भी बोला कि संतोष अच्छा मेहनत करेगा तो अच्छा खेलेगा क्रिकेट। ये सब आपके मतलब रणजी ट्रॉफी डेब्यू के पहले वाली बात है, सब पहले वाली बात है। तो विद्या पराकर सर भी बोले कि संतोष अच्छा मेहनत कर, अच्छा क्रिकेट खेलेगा, रणजी ट्रॉफी खेलेगा। तो मैं बोला सर ज़रूर मैं करूँगा, आप बोलो, मैं वो सब मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। फिर सर जैसे जैसे बताते गए मैं वो फॉलो करते गया। स्विंग होने के कारण और एक्यूरेसी फिर आने के कारण विकेट्स बढ़ गए मेरे, मिलने लगे। बराबर। मुझे अभी भी याद है 2002 को ए डिवीज़न में मेरे ए डिवीज़न क्रिकेट अपना जो बॉम्बे का ए डिवीज़न होता है, राइट, उसमें 106 विकेट्स थे। ए डिवीज़न द होल ईयर ओके 2002 वाला होल ईयर उसमें 106 उसमें आपको मैं टूर्नामेंट के नाम बताता हूँ। उसमें कांगा लीग है, हाँ, पुलिस शील्ड है, पुरुषोत्तम, ओके, तालीम, कॉमरेड, ओके, हम जो टाइम शील्ड खेलते हैं, हाँ, बॉम्बे की बी डिवीज़न में टाइम शील्ड की मैचेस होती है, वो 3 लीग मैच। और उस ईयर में भी हम लोग सेमीफाइनल तक गए थे। ओके। तो वो 4 मैच थे। तो वो बी डिवीज़न टाइम शील्ड और सालार जंग थी, हाँ, तल्यार खान, ओके, ये सब मिला के 106 विकेट्स। मतलब ये सब ओनली मतलब डेज फॉर्मेट नहीं था, बट ये मल्टी डेज था, टाइम शॉर्टर फॉर्मेट, हाँ, शॉर्टर फॉर्मेट था। कांगा लीग तो इनिंग डिफीट होती है, तो उसमें आपको ओवर की लिमिट नहीं होती, राइट। उसके बाद पुलिस शील्ड होती है, 70 ओवर्स का गेम होता है वो, उसमें भी आप कितने भी ओवर डाल सकते हो, हाँ, उसमें भी ओवर, कॉमरेड शील्ड में भी वो भी सेम होता है। बट टाइम शील्ड जो है वो मल्टी डेज फॉर्मेट है, 3 डेज का फॉर्मेट है, हाँ। तो वो मुझे 3 लीग मैच मिले थे वो साल, और फिर सेमीफाइनल में और एक मैच मिले थे। मतलब एवरेज टाइम शील्ड मैच का एवरेज में अभी देखूंगा तो एवरी मैच 5-6 तो विकेट्स निकाल ही रहा था। ग्रेट, हाँ। तो काफ़ी कंट्रोल था बॉलिंग के ऊपर, लाइनर लेन के ऊपर काफ़ी कंट्रोल आ गया था, क्योंकि पराकर सर ने इतनी मेहनत करवाई थी कि आपको मुझे अभी भी याद है, मेरा लेग स्टंप पे बॉल 2 या 3 मैच में एक ही बार जाता था। ओके, हाँ, तो लेग स्टंप पे मेरा बॉल गिरता ही नहीं था। अच्छा, काफ़ी। मैंने स्क्वायर कट भी मैं हार्डली खाता था। ओके, स्क्वायर कट को भी मैं नहीं देता था। एक्यूरेसी इतना बढ़ गया था आपका कि आप फुल लेंथ पे ही खिलाते रहते थे। गुड लेंथ पे सॉरी, गुड लेंथ पे वहाँ से आउट स्विंग, वहाँ से इन स्विंग। अच्छा, बोथ स्विंग्स मेरा फिर बाद में फिर दोनों डेवलप कर लिया था मैंने। आउट स्विंग तो था मेरा नेचुरल, साइड ऑन एक्शन। सर लोगों ने जैसे गाइडेंस दिया उस हिसाब से आपने उनको फॉलो करते करते आपको दोनों स्विंग्स आने लगे। दोनों स्विंग आ गए। ग्रेट। तो विकेट्स बढ़ने के कारण फिर 2003 में मैं प्रोबेबल्स में आया। 2004 में मैंने डेब्यू किया। इवन 2003 में भी ए डिवीज़न में 96 विकेट्स थे मेरे। ओके, 2003 में भी। 2003 में द ईयर बिफोर रणजी ट्रॉफी डेब्यू। ग्रेट। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी था सर आपका। ग्रेट सर। तो आपको ये प्रिविलेज मिला है, आपने बलविंदर सर के साथ काम किया है। किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है जल्दी। आप बहुत ही किस्मत वाले मैं कहूँगा, बहुत ही लकी थे आप, जो आप उनके साथ इतना क्लोजली आपने काम किया। तो उनके जैसे आपने अभी वापस विद्या पराडकर सर का भी मेंशन किया, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस आई हैव एवर हर्ड। सुपर। वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटर, एज अ कोच मेंटर, बहुत ही अच्छे कोच थे वो। तो उनका, बलविंदर सर का जो आपको कोचिंग
उन्होंने जिस तरीके से किया, उनका जो इम्पैक्ट था आपके लाइफ के ऊपर किस तरीके से पड़ा, आपके क्रिकेटिंग करियर के ऊपर किस तरीके से पड़ा, उसका ज़रा आप देखो मुझे लगता है कि आप जब यंग होते हो या टीनेजर के एज में होते हो तो आपको अच्छा गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, जो आज के जनरेशन में मैं देख नहीं पाता हूँ। वो लैक है। हाँ, वो लैकिंग दिखता है थोड़ा। बट वो टाइम पे मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे डैडी का था। मम्मी डैडी के बारे में तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू भी कम गिरेगा, क्योंकि हर एक के डैडी तो अपने सुपर हीरो होते हैं। तो मेरे भी डैडी मेरे सुपर हीरो थे। तो डैडी हमेशा कोई भी मैं चीज़ करूँ तो उसके लिए एंकरेज ही करते थे, अप्रिशिएट करते थे। ऐसा नहीं कि बाबा अब ये मत कर वो मत कर। तो मना ही नहीं था, मना ही बिल्कुल नहीं थी। फुटबॉल खेलता था मैं, जब फुटबॉल खेलता था क्रिकेट के पहले, तभी भी डैडी ने बोला नहीं कि हाँ चल क्या चाहिए तुझे, ठीक है, अपने को किट लेना है, जूते लेने हैं, सॉक्स लेना है, टी शर्ट लेना है, शॉर्ट्स लेना है, ठीक है चलो। तो डैडी ने बहुत 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 इंकरेज किया है। और अभी जब क्रिकेट की बारी आई तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है। अभी बल्लू सर के साथ मैं करता था प्रैक्टिस आरसीएफ में, तो ओवल ग्राउंड पे दिलीप वेंसरकर सर की एकेडमी है, एल्फ वेंसरकर एकेडमी। हाँ राइट। तो सर लेके जाते थे मुझे वहाँ पे बॉलिंग डालने को। तो सर के गाड़ी में ही जाता था मैं। तो कभी कुछ ठीक चलो जाते हैं सर, कभी कभी सर नहीं होते थे या सर को कभी दूसरा काम आ जाता था, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता था अकेला। चेंबूर से कुलाबा, नहीं चर्चगेट स्टेशन के सामने ही है। तो यहाँ से फिर मैं बस से जाता था। तो वो टाइम पे उतनी खासी कंडीशंस नहीं थी डैडी की, मतलब जॉब तो था बट उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। तो डैडी बोलते थे, मम्मी बोलती थी अरे आज मत जा, अभी क्या है, बोल नहीं पाते थे कि अरे पैसे कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बस से ट्रैवल करना पड़ता था। तो फिर डैडी बोलते थे नहीं रुक, मम्मी को बोलते थे चुप बैठ जाएगा ये। ओके। तो फिर डैडी बोलते थे रुक जा मैं आता हूँ। तो डैडी जाके फिर कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट करके, कि वो टाइम पे उतने सैलरी नहीं थी, ये नहीं थी, ये 97 98 की बात बोल रहा हूँ, काफ़ी टाइम पहले की, बहुत टाइम पहले की। हम लोग 3 भाई थे, तीनों भाई की पढ़ाई वगैरह थी बराबर। तो वो तभी कुछ उतना ये नहीं होता था, मतलब रियलाइज़ नहीं हुआ कि। बट अभी जब मैं बड़ा हुआ हूँ, शादी हुई, मेरी भी एक लड़की है, आप खुद डैड बने हो। हाँ मैं खुद डैड बना, तब पता चलता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जैक्टली कितने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं कि बेटे को या बेटी को अच्छा स्टडी देने को या उसका करियर बनेगा, उसके लिए हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन हम लोग दे सकते हैं। राइट। तो डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया, पैसे होते नहीं होते थे, बट पता नहीं डैडी कहीं से तो कुछ अरेंजमेंट कर देते थे और ये ले और जा प्रैक्टिस को। फिर बस से जाता था मैं, फिर खाने के लिए भी थोड़े पैसे देते थे कि चल अभी तो आएगा तो तेरे को लेट हो जाएगा, बराबर, ये ले थोड़ा ज़्यादा पैसा रख। तो मम्मी बोलती थी अच्छा है ठीक है। तो फिर चला जाता था मैं, फिर शाम को आता था थका हारा आता था। मतलब काफ़ी सपोर्टिव थे आपके, बहुत सपोर्टिव थे। डैडी ने तो बहुत सपोर्ट किया है। जूते भी नहीं थे बट कहीं से तो डैडी कुछ ना कुछ करके सब आते थे, अरेंज करवा। मैं जब प्रैक्टिस भी करता था, मुझे अभी भी याद है, मैं प्रैक्टिस करता था या मैच खेलता था तो डैडी कभी भी ड्रेसिंग रूम में आते नहीं थे, लंबे से कहीं झाड़ के नीचे से बैठ के मैं खड़े रह के मेरी मैच देखते थे। कभी भी पास में आया नहीं, क्योंकि उनको लगता था अगर मैं आऊँगा तो फिर प्रेशर आ जाएगा इस। बराबर। तो कभी पास आए नहीं, लेकिन घर पे जाके सब बोलते थे कि अरे वो बॉल तूने गंदा डाला था। तो आपको पता रहता था कि मुझे नहीं पता रहता। अच्छा, मतलब घर पे आके। हाँ, घर पे आके फिर मैं बोलो डैडी आपको ये सब कैसे पता है? मुझे सब पता है। तो फिर मम्मी बोलती थी अरे वो आते हैं मैच देखने को तुम्हारे। मैं बोला अरे पापा फिर आप अंदर क्यों नहीं आते हो? नहीं मैं आऊँगा अंदर तो प्रेशर आएगा तुझ पे। तो वो झाड़ के किधर से तो कोने में खड़े रह के
वो मेरी पूरी मैच देखने गए। ओके ओके। तो बाद में कभी आपने उनको ढूंढने का कोशिश किया ग्राउंड पे कि किधर है करके? बाद में जब जॉब लग गया तो उसके बाद फिर थोड़ा आना कम हो गया उनका। बट जो इनिशियल स्टेज था स्टार्टिंग के 2-3 साल, हाँ हाँ। तो हमेशा मुझे घर पे जाके रिपोर्ट मिल जाता था कि आज बॉल यहाँ पे डाला है, आज बॉल वहाँ पे डाला है, ये तू ये यहाँ पे इसको ये बॉल डाल सकता था। अच्छा, तो डैडी मतलब ने आपको अपार्ट फ्रॉम फील्ड आपको घर पे भी थोड़ा बहुत गाइडेंस कोचिंग मिल मिलता जाता था। डैड तो डाई हार्ड फैन थे क्रिकेट के। ओके ओके। मतलब मैच होती थी तो टीवी तो दूसरा कुछ टीवी पे चलना ही नहीं चाहिए। नहीं, हाँ राइट। तो मम्मी भी समझ जाती थी कि आज टीवी पे कुछ देखने को मिलेगा नहीं मुझे। जब मैच शुरू होती थी तो फिर हम लोग चारों जन, तीनों भाई मेरे, और दोनों भाई, हाँ हम लोग तीनों जन और डैडी ओके। मैच देखते थे। ग्रेट। आपको 1998 का शारजा का मैच पता है? सचिन सर ने सेमीफाइनल में और फाइनल में 142 और 140 रन्स किए थे। आपको सुना है मैंने, ये सुना है, देखा नहीं है मैंने। हाँ, तो उसका इंसिडेंस बताता हूँ मैं। सेमीफाइनल की मैच थी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। शारजा में खेला जाने वाला था मैच। तो टीवी पे देख रहा था तो बीच में ही वो सैंड का जो स्ट्रोम आता है ना, सैंड स्ट्रॉम आया और फिर मैच रुक गई। और सचिन सर अच्छे खेल रहे थे, मतलब बैटिंग सुपर, मतलब वो तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है सर की जो मैंने वो इनिंग देखी है। तो सब सो गए, बट मैं और मेरे डैडी आँख ऐसी खुली रख के नहीं अभी ये जाएगा, अभी ये जाएगा। अच्छा, मतलब गेम डिले हो जाएगा। तो मेरी सडनली आँख लग गई और मैच स्टार्ट हो गया। ओके। तो डैडी ने मुझे उठाया, अच्छा, मतलब देख मैच स्टार्ट हो गया। हाँ। बोला अरे वाह स्टार्ट हो गया। तो वो सचिन सर ने तो सिंगल हैंडेडली वो मैच जिताया। तो मैं टाइम देख रहा था तो तब रात के 2:30 बज रहे थे। अरे बाप रे। तो डैडी इतने डाई हार्ड फैन है क्रिकेट के, तो मतलब एक भी मैच वो मिस नहीं करते। अच्छा, उनका वो फैन होने का नतीजा आपको एक सपोर्टिव सपोर्ट मिल गया। यस क्रिकेट में। यस राइट। तो अच्छी चीज़ है सर वो। तो वही सर, एज अ मेंटरशिप, एज अ कोच, बलविंदर सर और विद्या पराटकर सर ने आपके लाइफ में ह्यूज इम्पैक्ट प्ले किया है, बहुत बड़ा। तो उनके ज़रा कुछ किस्से आपको ऐसा याद है जो आपके साथ हुए, या आपके किसी क्रिकेटिंग फ्रेंड्स के साथ, जो आपके साथ कलीग्स के साथ जिनके साथ आप खेले हो, ऐसा कुछ स्टोरीज आपको याद आ रहे? बलविंदर सिंह संधू सर के मुझे बहुत, मतलब याद तो बहुत है, बट अभी एक ही याद आ रहा है मुझे। मेरी बॉलिंग एक्शन ऐसी थी कि मेरी जो नेक है वो थोड़ी फॉल होने की। ओके। हाँ, ये फॉल होने की थोड़ी, तो सर हमेशा बोलने की कि अरे सर सीधा रख, सीधा रख। तो मैं बोला सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर सर ने एक दिन एक कार्डबोर्ड होता है उसका एक टुकड़ा लाया और एक रस्सी लाई। ओके। और यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा और रस्सी से उसको बांध दिया। अच्छा, आपके हेड को पूरे? हाँ, नहीं, यहाँ तक ओके, एक ईयर तक। अच्छा, ताकि ये टिल्ट ना हो, ताकि ये बेंड ना हो। ओके। तो मैं भी देख के थोड़ा सा शुरुआत में ये हो गया था, तो सर ये क्या कर रहे हो? नहीं तू चुप, तू डाल बॉलिंग। तो वो लगा कि मैंने प्रैक्टिस की है। ओके, ग्रेट। तो फिर उसके वजह से फर्क गिरा बहुत। अच्छा, मतलब तभी हेड स्टडी होता था, क्योंकि आपका जब हेड फॉल हो जाता है तो फिर बॉडी बैलेंस नहीं हो जाते थे। तो सर ने ऐसा बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, बट सर के पास इतना नॉलेज है, मतलब मेरे ख्याल से वो सर एक यूनिवर्सिटी है क्रिकेट की। ओके। आप जब बात करोगे उनसे सब कुछ हर कोई भी आप सवाल उनसे पूछो, आपको एक जवाब नहीं मिलेगा, आपको 10 जवाब मिलेंगे एक सवाल के। मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस और इतना नॉलेज है सर के पास। तो सर से बहुत कुछ सीखा हूँ। इवन अभी परागकर सर से, तो परागकर सर के बारे में बोलूँगा तो जब ऑफिस की प्रैक्टिस होने की, पोली जिमखाना पे प्रैक्टिस होने की, तो
हाँ, प्रैक्टिस टीम की प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद भी सर को मैं बोलता था, सर मुझे और थोड़ी बॉलिंग डालनी है, क्योंकि पेट नहीं भरता था। 1 घंटा बॉलिंग डाली, पेट नहीं भरता था कि सर ने अभी और थोड़ा डालना है। तो सर वो प्रैक्टिस होने के बाद भी फिर मेरे साथ रुकने के 1 घंटा, ओके एक सिंगल स्टंप लगा के टारगेट बॉलिंग करवाने के। ओके सर बोले चल अभी सिंगल स्टंप लगा, अभी बैट्समैन कोई नहीं है, अभी तो अकेला डाल। तो मैंने सिंगल स्टंप पे बहुत बॉलिंग डाली है उनके साथ। तो तभी सिंगल स्टंप लगा के फिर कंट्रोल अच्छा आने लगा मुझे। वो तभी से मैं हमेशा फिर वो आदत ही लग गई मुझे कि प्रैक्टिस के बाद एक सिंगल स्टंप लगा के आप डालो बॉलिंग। ओके तो मुझे अभी भी याद है, ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे और सर बोले कि अभी शॉर्ट रन से डालना और स्टंप को हिट करना। ठीक है बोला, डालूंगा। तो थोड़ा मार्जिन कम, मतलब परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गया था। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 बॉल डाल रहे हो तो 6 बॉल में से 3 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 50% रेशो होना ही चाहिए, स्टंप को हिट होना चाहिए। तो ट्राई करता था मैं। तो वो शुरुआत के इसमें 1 या 2 ही लगते थे, बट धीरे 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 वो 3 हो गए, इंक्रीज होते गए, 4 हो गए। तो सर बोले अभी ठीक है, अभी ये ठीक है, अभी 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 एक काम करना, अभी आँख बंद करके डालना। ओके कंट्रोल आ गया है तेरे पास अच्छा, 3 या 4 बॉल अभी तेरे 6 बॉल में से लग रहे हैं, अभी आँख बंद करके डाल। मैंने आँख बंद करके डाली। वो बोले सीम सीधा मत पकड़, सीम थोड़ा क्रॉस पकड़। ओके तो क्रॉस पकड़ के मैंने डाला। तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, वो सिंगल स्टंप को हिट हुआ। ओके तो इतने सर ने हार्डवर्क करके लिया, जो पीछे सर ने टाइम स्पेंड किया है। और सर रणजी ट्रॉफी या इतने बड़े क्रिकेट नहीं खेले, बट सर के पास भी बहुत एक्सपीरियंस था। राइट राइट सर तो जहीर खान सर भी विद्या सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। प्रवीण सर है, अभी अजिंक्य रहाणे भी सर के पास आते थे बहुत बार। मैंने देखा है कि सर को मिलने को आने के और कुछ बैटिंग के बारे में पूछते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। नहीं राइट बट और वेरी गुड ह्यूमन बीइंग विद्या सर। अभी नहीं है फिलहाल, अभी नहीं, हाँ वो तो लास्ट ईयर हुआ है। तो सर भी बोलते थे कुछ नहीं है तो मुझे बोलना, शूज़ नहीं है, ये नहीं है तो मुझे बोलना। प्रोवाइड करवा देते थे। अहमदाबाद स्पोर्ट्स पे वो बोलते थे, अहमदाबाद स्पोर्ट्स में जा, मेरा नाम बोलना, तेरा काम हो जाएगा। ओके मैं बोला जी सर, जाता हूँ। विदाउट पेइंग एनी मनी, एनीथिंग, नथिंग, कुछ नहीं। मुझे अभी भी याद है, मैंने ईयर नहीं याद आ रहा है, बट ग्लव्स मेरे फटे हुए थे। तो मेरे सर ने देखा, विद्या सर ने, कि ग्लव्स फटे हैं। तो सर बोले, संतोष अहमदाबाद स्पोर्ट्समध्ये जा आणि माझं नाव सांग आणि तुला जे पाहिजे ते ग्लव्स घे। ओके अभी मैं गया वहाँ पे, नथिंग, ग्लव्स लेके आ गया मैं। ओके न्यू ग्लव्स। सर गुरु दक्षिणा दी ही जाती थी, बट सर ही स्टूडेंट्स लोगों को प्रोवाइड करते थे। तो काफ़ी हेल्पिंग नेचर था सर का। काफ़ी अलग आदमी है ये, मतलब इनके वजह से ही बड़े क्रिकेटर बन पाते हैं। बराबर, मुंबई में काफ़ी बड़े क्रिकेटर्स उनके पास से ही गए, बट बहुत मतलब, और नेचर वाइज तो इतने अच्छे हैं, सुपर ह्यूमन बीइंग। राइट है सर, वो तो है। तो सर आपने जो मेंशन किया, आपने बॉम्बे के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, तो बॉम्बे के लिए स्पेशली रणजी ट्रॉफी डेब्यू करना कोई इजी थिंग नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होता है वो। अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता उस चीज़ का, वो नसीब नहीं होता। जो चेस्ट पे जो शेर का लोगो रहता है वो काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। तो वो जो एक्सपीरियंस था आपका, जब भी आपको वो कैप मिला, वो आपको जब भी आपने वो कैप सर पे डाला रणजी ट्रॉफी का, बॉम्बे का, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? एक्सपीरियंस मतलब वो कौन भूल सकता है, मुंबई के लिए रिप्रेजेंट करना। मतलब जो बॉम्बे में पैदा होता है या क्रिकेट जो स्टार्ट करता है राइट। बॉम्बे का, आपको स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, तो उनका पहला ही सपना होता है कि यार वो बॉम्बे का कैप
जो लायन है वहाँ पे वो सर पे रहना चाहिए, सर पे रहना टी शर्ट्स चेस्ट पे भी होना चाहिए। तो हर एक का सपना होता है, तो मेरा भी सपना था कि एक दिन मैं कैप पहनूंगा। तो भी वो जो सपना पूरा करना है, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। राइट आपको अगर कोई गोल अचीव करना है तो वो उसके पीछे एक प्रोसेस होता है, मेहनत होती है उसके पीछे। तो ये बल्लू सर और पराकर सर के वजह से मैं कर पाया। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने आपको अभी भी बताया मैंने कि ए डिवीज़न में मैंने बहुत विकेट्स निकाले लोकल मैचेस में, स्पेशली कांगा लीग में मैं 2-3 साल तो हाईएस्ट विकेट टेकर था। मैंने 3 हैट्रिक भी निकाली है ए डिवीज़न कांगा लीग में। तो वो मेहनत करने की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन हुआ, उसमें ही मेरी शादी भी हुई थी 2002 में। वही पीरियड के दौरान शादी भी हुई थी। अभी चलो जॉब लग गया है तो सेटल हो जाते हैं। तो शादी भी हुई थी मेरी, और वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो मैं भी, मेरी डॉटर का एक अच्छा कुछ लक होगा। जब गुड न्यूज़ आई, वाइफ ने गुड न्यूज़ दी डॉक्टर ने कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है वगैरह। तो फिर प्रोबेबल्स में आ गया मैं मुंबई के। तो फिर मैंने सोचा अरे लड़की आई है अभी, मतलब अभी पता नहीं था लड़की, बट चलो अभी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो एक गुड लक हो गया और प्रोबेबल्स में आ गया मैं। तो मैं यार अच्छा है, शादी हो गई, अभी मैं बाप भी बन जाऊंगा और एक गुड न्यूज़ भी आ गई। राइट तो खुश हो गया मैं, डैडी मम्मी भी खुश हो गए। तो फिर 106 विकेट निकाल के फर्स्ट ईयर में मुझे नहीं लिया, मैं प्रोबेबल्स में था, चांस नहीं। तो मुझे डेब्यू का फिर और 1 साल मुझे राह देखना पड़ा। तो मैं बोला ठीक है यार चलो, पर मेहनत कम नहीं की मैंने। अगेन नेक्स्ट ईयर फिर से अपनी मेहनत चालू, फिर से विकेट्स निकालने की जो प्रोसेस है, जो अपना काम है वो मैं करता गया, फॉलो किया उसको। सेकेंड ईयर भी 2003 को 96 विकेट्स निकाले ए डिवीज़न। मैं भगवान को मानता था, या ऐसा मतलब मैं इतना आप बोलते हो ना कि रोज़ मंदिर जाना, वो वाला हिसाब में नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ बट जैसा सब लोग करते हैं वैसा नहीं करता हूँ। राइट समझिए। हाँ तो मैं लालबाग का राजा, मेरे को अभी भी दिन याद है। लालबाग का राजा मतलब गणपति के ही दिन थे, तो सेकेंड डे था। तो फिर मैं लालबाग के राजा के दर्शन के लिए गया और वहाँ पे मैंने बोला कि भगवान मेहनत कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं बोला अभी क्या करूँ, मैं तो चालू रखूँगा ही ऐसा। तो सुबह का ही टाइम था, तो 8:30-9 बजे मैं निकला और घर पे आ गया 10-10:30 बजे। और बोला चलो अभी कुछ, तो 10:30 बजे ही 10:30-11 बजे ही फ़ोन आया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से। अच्छा। कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कल प्रैक्टिस को आ रहे हो, और आप रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन आपका हो गया है। ओके मेन स्क्वाड में आपका सिलेक्शन हो गया है। मतलब आप लालबाग के राजा से जब रिटर्न आ गया, आया मैं, और तभी आपको सुबह कॉल आ गया। ग्रेट। और 1-2 दिन में मेरी डॉटर भी डिलीवरी हो गई और पता चला डॉटर है। तो फिर वो सब अच्छा होते ही गया वो टाइम। तो फिर लालबाग के राजा को फिर मैं, वो दिन है और आज का दिन है, एवरी ईयर में जाता हूँ। तब से लेके एवरी ईयर में जाता हूँ। तो अभी वो दिल में बैठ गया है कि अरे उनके वजह से ही हो गया है। अभी लड़की भी आ गई तो मैं बोला यार सब लकी है। तो वाइफ भी खुश थी। नहीं, ये हमने सुना है मुंबई का लोगों का स्पेशली, कि उनके पास जो भी विश मांगते हो तो वो फुलफिल होता है, पूरी होती है। मराठी में बोलते हैं कि नवसाचा राजा, लालबागचा राजा। बराबर। तो फिर अभी वो दिल में बैठ गया है कि अरे मैंने मांगा और इमीडिएटली हो गया, इमीडिएट सर्विस हो गया। डॉटर भी आ गई, ये भी आ गई। मैं बोला चलो सब अच्छा हो रहा है। राइट। तो एक्सपीरियंस अच्छा था, सिलेक्शन हो गया, अभी बहुत एक्साइटेड भी था।
कैसा होता है अभी जब आपको टीम ज्वाइन करनी होती है तो 1-2 दिन पहले ही आपको होटल में जाना होता है जहाँ पे टीम पूरी सारी इकट्ठा होती है। तो वानखेड़े पे ही मैच था अगेंस्ट मध्य प्रदेश। ओके वो टीम के साथ ही ज्वाइन हो गया मैं। गरवारे वानखेड़े के बाजू में गरवारे क्लब हाउस है, गरवारे, वहाँ पर ही रूम्स है। तो वहाँ पर ही सब हमारी टीम रुकी थी। तो फर्स्ट डेब्यू मैच था तो पहला नहीं वो सेकंड मैच था। फर्स्ट मैच रेलवे अगेंस्ट था तो मैं फर्स्ट मैच नहीं खेला, वो दिल्ली में था। ओके ओके आपका नेम कॉल्ड आउट हुआ सेकंड मैच को नहीं, फर्स्ट मैच को ही हुआ कॉल डाउन। ओके बट मैं सेकंड मैच को मैंने डेब्यू किया। समझा। तो डेब्यू का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। तो प्रैक्टिस हुई, वानखेड़े पे प्रैक्टिस हुई और साईराज बहुतुल्ले हमारे कोच थे। चंद्रकांत पंडित कोच थे, साईराज बहुतुल्ले कैप्टन थे। ओके तो चंदू सर बोले संतोष तू उद्या खेळतोयस? बोला जी सर, अभी कल मैच है। एक्चुअली वो प्रेशर अलग ही होता है। वो आपने अगर वो प्रेशर हैंडल कर लिया तो फिर आप निकल जाते हो एकदम, बराबर। थोड़ा सा ये हो जाता है। तो बोल दिया सर ने कि आप खेल रहे हो संतोष कल, बी रेडी और थोड़ा सा फिट रहना। बोला ठीक है सर। तो रूम पे गए, निशित शेट्टी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अपने बॉम्बे के, वो मेरे रूम पार्टनर थे। ओके तो वो बोला संतोष चल जाके घूम के आते हैं बाहर, ऐसे सी फेस पास में ही है तो चल जाके आते। बोला हाँ यार मुझे भी जाना है क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हूँ और थोड़ा सा ये हो रहा हूँ, टेंस भी लग रहा हूँ। एक जगह पे मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। बोला हाँ जाते। गए हम लोग। दूसरे दिन जल्दी उठना था तो 10:30 बजे 10-10:30 बजे आ गए रूम पे और सोने की कोशिश की तो नींद नहीं आ रही थी। तो फिर निशित बोला कि संतोष सो जाए यार, कुछ नहीं होगा, खेल ले बिंदास। तो क्या अभी इतना खेल चुका है और वही डालना है तुझे, जो तूने इसके पहले खेला है वो खेला है, बॉलिंग डाली वही डालनी है तुझे कल। बराबर। तो मैं बोला नहीं यार थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तू सो जा मैं सोता हूँ बोला। एक ऊपर के लेवल का मैच था, डोमेस्टिक लेवल तो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे आप। वो फर्स्ट मैच, पहला 1-2 मैच आपको प्रेशर होता ही है सबको। तो वो फील हुआ मुझे और फिर नींद नहीं आ रही थी, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो रात को 2-2:30 बज गए, नींद नहीं आ रही थी। आँख खुली मेरी, मैं रूम के बाहर गया, गरवारे का नीचे पैसेज होता है, वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स शू डाले और वहाँ पे भागने लगा मैं। ओके रात को ही ओके 2:30 बजे मुझे अभी भी वो टाइम याद है। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि वो दिल से ख्याल ही नहीं निकल रहा था कि कल मैं खेल रहा हूँ और क्या होगा, बॉलिंग गिरेगी कि नहीं गिरेगी, क्या होगा। प्रेशर में वो सो नहीं पाया मैं उस दिन। तो फिर मैंने भागा थोड़ा और फिर आके रूम पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया, फिर लेट गया। फिर कभी नींद आई मुझे पता नहीं। अच्छा। तो कभी मैं सो गया पता नहीं। तो भागने का जो थकान था, थकान के वजह से मैं भी वो थकान से मुझे नींद आ गई। राइट। फिर सुबह उठा, चलो जाते हैं मैच को, हो गया। डेब्यू मैच अच्छा गया मेरा। डेब्यू मैच में मैं हैट्रिक पे भी था। ओके ग्रेट। हाँ डेब्यू मैच में हैट्रिक में भी था मैं। अमय अगेंस्ट एमपी, अमय खुरासिया और सेकेंड विकेट था मेरा विकेट कीपर बैट्समैन, क्या नाम उसका, मैं हमेशा उनका नाम भूल जाता हूँ। नमन ओझा। ओके नमन ओझा विकेट कीपर बैट्समैन नमन ओझा। ओके। और थर्ड था, तीसरा विकेट था बुंदेला। ओके। अभी बॉलिंग डाली तो थी, अच्छा आउट स्विंग भी हो गया था। तो विनायक सामन हमारे कोच थे, सॉरी विकेट कीपर थे। तो स्विंग अच्छा हुआ, स्विंग इतना हुआ कि विनायक ने फर्स्ट स्लिप में जाके बॉल कलेक्ट किया। अरे बाप रे। तो वो टाइम पे मुझे लगा था कि शायद ग्लव्स को लग के वो उतना डिवेट हो गया। तो वो टाइम पे कैमराज वगैरह इतने अवेलेबल नहीं थे तो कुछ पता नहीं चला। अपील की बट अंपायर ने नॉट आउट दिया। तो पहला मैच अच्छा गया मेरा। मतलब हैट्रिक बॉल पे भी अपील था आपका? अपील था हैट्रिक, बट वो आपको आपके फेवर में नहीं था। तो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट, जब था फर्स्ट मैच भी अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा गया। फर्स्ट मैच में मैंने 17 ओवर डाले थे। 17 ओवर? 17 फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में? नहीं, सेकंड इनिंग में मैंने 17 ओवर्स डाले थे। ओके। 16 रन दिए थे।
मेडन और कितने पता नहीं, बट 3 विकेट निकाले थे। ओके तो ऐसा मेरा फर्स्ट मैच था, तो प्रेशर वाला मैच था। हम लोग फर्स्ट इनिंग हार गए, बहुत डांट भी गिरी कोच संधू सर से, सबको डांट भी गिरी बहुत। बट ज़्यादा बॉम्बे ने कभी हारना सीखा नहीं है। राइट क्योंकि बॉम्बे का जो एटीट्यूड नेचर होता है, एटीट्यूड है वो तो, हाँ खड़ूस एटीट्यूड, और टीम भी सुपर्ब थी हमारी। मतलब वसीम जाफर, विनायक माने, अमोल मुजुमदार, ओके विनोद कामली, ओके, निशित शेट्टी, ये सब उस दिन मैच में खेल रहे थे। ये 11 थे। ओके निशित शेट्टी, अजीत आगरकर थे। मैंने अजीत आगरकर से मेरा डेब्यू मैच नया बॉल शेयर किया है। ओके साइराज बहुतुल्ले, नीलेश कुलकर्णी, ओके स्वप्निल हजारे और मैं, ओके विल्किन मोटा 11 नंबर। ये सब हमारा 11 जन की टीम थी। तो डेब्यू मैच के तो मैं भूलूंगा नहीं मेरे 11 प्लेयर। वो 11 आपको याद रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ? याद थ्रू आउट द लाइफ मुझे याद है। तो पहला मैच भी मुझे याद है, अच्छा खासा याद है। उसके बाद लेटर ऑन जैसे जैसे मैचेस बढ़ते गए खेलते हाँ, मतलब वो साल तो मैं था पूरा, फुल सीजन खेला मैं, 3 मैच खेला। तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर भी थोड़ा सा कम होते गया, क्योंकि आप जब वो लेवल तक पहुंचते हो तो आप खेल के, क्योंकि आपके टीम में आपने देखा कि सब ऑलमोस्ट सब इंडिया प्लेयर्स है और उनके सामने आपको खेलना है, तो वो प्रेशर थोड़ा सा होता ही है। राइट। और आपने हमेशा मतलब आपने कभी इतने बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं किया है, तो वो थोड़ा प्रेशर होता है। और रणजी ट्रॉफी ऑफ कोर्स फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हो आप, तो वो अलग ही प्रेशर होता है। क्लब का प्रेशर क्लब मैच में उतना नहीं होता है, बट फर्स्ट क्लास मैच में आपको प्रेशर लगता है, फील होता है। और मुझे लगता है कि वो 1 या 2 मैच का होता है प्रेशर, फिर बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हो। वो प्रेशर आपको फिर हैंडल का मतलब आपको आदत ही लग जाती है। वो प्रेशर फील ही नहीं होता उसके बाद, जो स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस में होता है। हाँ, एग्जैक्टली। सही, ग्रेट सर। आपने मेंशन किया आपके कोचेस के नाम, जैसे अभी और एक कोच आपके साथ जुड़ गए, चंद्रकांत पंडित सर जैसे। तो ये कोचेस लोगों ने आपको आपके लाइफ में कौन से वैल्यूएबल लेसन्स आपको सिखाए जो आप अभी भी पास ऑन करना चाहोगे यंगस्टर्स लोगों को, कि ये अभी भी क्रिकेट के लिए ये लेसन्स इम्पोर्टेंट है, इनको ये सब चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए? कौन से लेसन्स थे वैसे जो आपको कोचेस ने? मतलब सर जितने भी बल्लू सर है, विद्या सर है, और अभी रणजी ट्रॉफी के चंद्रकांत पंडित सर है, तो मतलब सबका एक ही कहना है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपका लाइफ में क्रिकेट हो या कोई भी हो, आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपका एटीट्यूड अच्छा रहना चाहिए टूवर्ड्स गेम, हम्बल रहना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए, और हमेशा इंकरेज करो प्लेयर्स को, इवन अपने आप को। हाँ, अपने आप को मोटिवेट करते रहो, हार नहीं माननी है। मुंबई का जो एटीट्यूड होता है, 42 टाइम्स हम लोग टाइटल जीते रणजी ट्रॉफी के, और अभी ये साल भी अच्छा खासा हम लोग को चांस है, सेमीफाइनल में आ गए। तो वो जो मुंबई का एटीट्यूड है, खड़ूस एटीट्यूड, वही मैंने सीखा है, कभी हार नहीं माननी है, और कोई भी लास्ट बॉल तक गेम को छोड़ना नहीं है। राइट। मैच का लास्ट बॉल, लास्ट रन तक आपको मैच छोड़नी नहीं है, किधर भी ढीला नहीं पड़ना है आपको। तो वो थोड़ा गट्सी एटीट्यूड रखना है, और वही उनसे जो मैंने सीखा वही अभी मैं यंगस्टर्स को भी मैं वही उनका मैसेज पास ऑन कर रहा हूँ। राइट, ग्रेट। तो सर आपने मुंबई पुलिस जिमखाना में काफ़ी क्रिकेट खेला है, तो मुंबई पुलिस जिमखाना का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है आपने कब से स्टार्ट किया था उधर, आपने कौन से प्लेयर्स लोगों के साथ उधर अपना क्रिकेटिंग जर्नी स्पेंड किया, साथ में नेट सेशन किया, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, वो सब ज़रा आप शेयर करो। पुलिस जिमखाना के तो बहुत सारे यादें हैं, 2000 से लेके टिल डेट तक।
वहाँ जब मैं खेलता था तो हमारे सेक्रेटरी थे इकबाल शेख सर करके, और वो अभी रिटायर हो गए। उसके बाद फिर दीपक पाटिल सर है, वो अभी करंट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी है। राइट। तो ये दो आदमी का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लाइफ में क्रिकेट के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे थ्रू आउट माई करियर। जब मैं जॉइंट हुआ पुलिस में तभी हमेशा इंकरेज करते गए। देखो कैसा है, पुलिस डिपार्टमेंट में आपका जॉब इतना हार्ड होता है, मतलब 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, बट इन्होंने ऐसा एक बेस अच्छा बनाया था कि जो भी क्रिकेट खेलेगा उनको ड्यूटी को जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ, तो उन्होंने ऐसा बेस बना के रखा था कि अच्छा। जो भी क्रिकेटर आएगा उसको 24 आवर्स मतलब साल के 12 महीने पुलिस जिमखाने में ही आपको वहाँ पे ही प्रैक्टिस करना है। अच्छा। तो उसके वजह से मैं इतना खेल पाया एक्चुअली, नहीं तो फिर मैं ऑफिस जाके मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था। बहुत टफ हो जाता, बहुत टफ होता था, क्योंकि आपको 12 घंटा अगर आप जॉब करते हो उसके बाद आपको प्रैक्टिस को टाइम ही नहीं बचता है। वो फिजिकली भी बहुत टायर्ड हो जाते हैं। फिजिकली टायर्ड हो जाते हो आप, मेंटली टायर्ड हो जाते हो। राइट। तो वो क्रिकेट करियर जो हुआ मेरा, वो पुलिस जिमखाने में ये जो दो आदमी थे इकबाल शेख और दीपक पाटिल, तो उनका बहुत बड़ा मतलब बहुत सपोर्ट था मेरे लिए उनके वजह से। और उन्होंने मुंबई पुलिस टीम के लिए भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। मैंने देखा है, मैंने दोनों को देखा है। वो सुबह घर छोड़ते थे तो शाम तक प्रैक्टिस दोपहर को होती थी हमारी। सुबह ऑफिस जाते थे, ऑफिस का कुछ काम होता था, दोपहर को वो प्रैक्टिस को आते थे, अभी शाम तक वो प्रैक्टिस ख़त्म होने तक ग्राउंड पे रुकते थे। ओके। उसके बाद फिर घर पे। तो ये सब मैंने देखा है, मतलब। और जब हम लोग जब मैंने ज्वाइन किया पुलिस, तो उतनी अच्छी टीम नहीं थी, उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी जितनी अभी है। तो 2000 में हम लोग अच्छे 5-6 बच्चे अच्छे रिक्रूट हुए। उसमें से मैं था, राजेश सांडेल था, प्रकाश शिंदे था। प्रकाश मुंबई अंडर 19 खेला है। ओके। अभी ऑफिसर हो गया, अभी 3 स्टार ऑफिसर हो गया वो। ओके। वसीम सैयद है, संदेश चौहान करके है, वो है, सागर विचारे है। तो ऐसे 5-6 बच्चे अच्छे हम लोग रिक्रूट हुए, और फिर अच्छी यंग साइड हो गई हमारी। तो जो टाइम पे मैं रिक्रूट हुआ था तभी डी डिवीज़न में थे हम लोग, पुलिस जिमखाना डी डिवीज़न में थे। तो यंगस्टर्स ये सब आने के बाद परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया पुलिस जिमखाना का। तो काफ़ी सीनियर्स प्लेयर्स भी थे, तो उनका भी सपोर्ट मिला। तो उनके वजह से फिर हम लोग धीरे धीरे ए डिवीज़न में आ गए। ओके। तो ए डिवीज़न में आने के बाद फिर थोड़ा रेकनिंग में आने लगे प्लेयर्स, ताकि फिर सिलेक्टर्स का ध्यान भी जाए, टीम की तरफ गया। तो ये सब था, और टीम उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अभी मैंने इतने साल खेला हूँ, तो आपको अगर ए डिवीज़न में आपको अगर अच्छी टीम बनानी है तो आपको फास्ट बॉलर्स अच्छे होने चाहिए। तो मैंने जो भी 20-22 साल मैंने जो खेला है वहाँ पे, तो मुझे कोई पार्टनर उतना अच्छा नहीं मिला फास्ट बॉलर। तो एक फ़ायदा होता था मेरा कि मेरे को बॉलिंग बहुत मिलता था। तो आपको बॉलिंग ज़्यादा मिली, मतलब पेट भर के मिल जाती थी, तो फिर आपको विकेट निकालने के चांसेस भी आपको बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई 2-3 बॉलर हो जाते भी तो थोड़ा बॉलिंग कम मिलती थी, ज़्यादा होते तो टीम में। बट आप टीम के सीनियर पेस बॉलर ओके। यस। मतलब ये जर्नी था जो मुंबई पुलिस जिमखाना को आप लोगों ने स्पेशली जो यंगस्टर लोग 2000 यंगस्टर्स आ गए, उसके वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ गया। तो डी से लेके आप ए तक आ गए, और हम अभी भी ए में ही है मुंबई पुलिस जिमखाना। ग्रेट। मतलब ये जर्नी था मुंबई पुलिस जिमखाना का भी, साथ में आपका भी, जो आप आपने तय किया डी से लेके ए तक का। फिर लेटर ऑन जब ये आप ए डिवीजन में परफॉर्म करने लगे, उधर से जो रेकनिंग में आने लगे,
में आने लगा रैंकिंग में, और एक दो थे वो जो मोस्टली प्लेयर्स परफॉर्म परफॉर्म कर करते रहे थे ए डिवीजन में। देखो आपको अगर रणजी ट्रॉफी खेलना है तो ए डिवीजन का परफॉर्मेंस काउंट हो जाता है। राइट आप नीचे करोगे तो नहीं होता है, क्योंकि ए डिवीजन और बी डिवीजन ये दोनों के क्रिकेट में या लेवल में बहुत फ़र्क है। ए डिवीजन में जो 13 टीम है वो बहुत स्ट्रांग होती है, राइट और बी डिवीजन में वो उतनी नहीं होती है स्ट्रांग। तो ए डिवीजन का परफॉर्म इज ऑलवेज आपको मतलब वो सिलेक्टर्स लोग नज़र में रखते ही है एवरी मैच एवरी क्योंकि परफॉर्मेंस। सब तगड़ी टीम होती है, बैट्समैन भी तगड़े होते हैं, राइट। तो वो आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे तो इमीडिएटली सिलेक्टर का ध्यान चांसेस वहाँ आर पे हाई चला कि आप मेन टीम में मुंबई के आ सकते मेन टीम में आ जैसा आपके साथ हुआ। हाँ। राइट। बट इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 साल एसपीजी को खेला, शिवाजी पार्क जिमखाना को भी मैंने खेला हूँ, ओके। क्योंकि हम लोग की टीम मुंबई पुलिस की टीम डी डिवीजन में थी, तो 2 साल मैंने शिवाजी पार्क को भी खेला है। बट 2 या 3 टूर्नामेंट ही जो इम्पोर्टेंट है, कांगा लीग है, ओके। पुरुषोत्तम तो ये है। आपको इनविटेशन आया था उधर से खेलने? हाँ, वहाँ पे प्रवीण आमरे सर थे, हाँ, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि खेलेगा क्या, मैं बोला हाँ मैं खेलूँगा। तो मेरे बॉस थे तो उनसे परमिशन ली, तो सर बोले ठीक है। तो कांगा लीग नहीं खेला मैं, बट दूसरे जो पुरुषोत्तम, तालीम, कॉमरेड, वो मैंने वहाँ पे खेले। तो तभी हमारी टीम भी अच्छी थी। प्रवीण आमरे तभी कैप्टन थे, लीड करते थे वो। अभिषेक नायर तभी था शिवाजी पार्क जिमखाना में। अभिषेक नायर के साथ भी बहुत क्रिकेट एंजॉय किया है, सामने भी खेला है और साथ में भी खेले। बहुत सारे नाम है, राजा आदत राव, आप पहचानते हो कि नहीं पता नहीं, विनय विनयकर थे, श्रेयस खानविलकर था, ओके, जो अभी वो खेले हैं, वेस्टर्न रेलवे को खेलते थे, और इंडियन रेलवेज के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेले, ओके, और अभी मैच रेफरी भी है। ओके, बीसीसीआई के मैच रेफरी। तो बहुत अच्छी टीम थी हमारी। मनोज जोगड़ेकर भी एसपीजी को खेलने के, शिवाजी पार्क जिमखाना। सर भी थे, संजय बांगर सर। संजय बांगर थे। संजय बांगर सर तो सुपर्ब थे। संजय बांगर सर का एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। मुंबई पुलिस वर्सेस वेस्टर्न रेलवे की मैच थी एट पुलिस जिमखाना। टूर्नामेंट टाइम शील्ड मल्टी डेज फॉर्मेट था। मैं लीड कर रहा था और सामने के संजय लीड कर रहे थे। टॉस हो गया, मैंने देखा अभी मुंबई पुलिस जिमखाना की विकेट का मुझे पता होता है कि टॉस जीतने के बाद जो पहला एक घंटा या 2 घंटा होता है, वहाँ पे थोड़ा सा सीम अच्छा होता है। अच्छा। तो मैं बोला यार टॉस जीत जाए बस ये मैच। तो टॉस जीत गया मैं। फिर संजय से तभी वहाँ से संजय से पहचान हुई। ओके। संजय को बोला दादा हमी बॉलिंग कर दो। ठीक है बॉलिंग कर। मुझे पता है थोड़ा सा स्विंग होता है, तो उसमें ही चांस है कि चलो यार ये 2-3 विकेट जो है वो मिल जाएंगे। तो वो ठीक है, जीत गए हम लोग टॉस, और 2 विकेट भी मिल गई नए बॉल पे। आधे घंटे में 2 विकेट भी मिल गई, मुझे भी मिली थी 2 विकेट। फिर संजय बांगर आए बैटिंग को। 9:30 बजे स्टार्ट हुआ मैच। 10 बजे आधे घंटे में 2 विकेट, 10 बजे आ गए। मुझे टाइम भी याद है क्योंकि पुलिस जिमखाने में बड़ा वॉच, बड़ा क्लॉक रखा है। मैंने देखा भी यार हाथ 10 बज गया और 2 घंटा है, चलो अभी ये जो स्पेल में एक इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट का भी विकेट मिल गया तो फिर यार अच्छा हो जाएगा, जीत जाएंगे हम लोग। फर्स्ट इनिंग तो थोड़ा सा लीड का चांसेस है। बट आपको बताओ संजय बांगर सर ने जो बैटिंग की है, 10 बजे आए, लंच हुआ 12 बजे, तभी वो 120 पे बैटिंग कर रहे थे। पूरा एक सेशन में उन्होंने सेंचुरी भी किया। 120 करके नॉट आउट थे लंच में। हम लोग को जो तड़ी दिया है ना सब छपरे पे मारा है। वो छपरा अभी भी टूटा हुआ है, वो संजय बांगर सर ने वहाँ पे मारा है, और रेलवे ट्रैक पे मारा है। सुपर, मतलब
सामने से देखे हुए एक अच्छी इनिंग मेरे को अभी भी वो याद रही। इंडियन टेस्ट प्लेयर की। इंडियन टेस्ट क्रिकेटर आया और हाँ, तड़ी दिया है। तड़ी मतलब क्लीन क्लीन इनिंग खेला है और सुपर इनिंग खेले थे। तो खुश तो हो गए थे हम लोग, बट फिर चलो हो गए भाई, अभी आ जाओ लाइन पे। वो आधे घंटे के लिए खुशी थी वो, और फिर हो गया। फिर 150 करके संजय आउट हो गए। ओके हम लोग हार गए वो मैच, ओके। क्योंकि इतने अच्छी बैटिंग करने, बॉलिंग भी डाली फिर सर ने। तो है अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बड़े बड़े क्रिकेटर उनके साथ कभी ड्रेसिंग रूम शेयर किया आपने? शिवाजी पार्क में जब भी जिमखाना को खेला था तभी शायद एक मैच शायद मैं शेयर किया हूँ उनके साथ, बट वो तो एकदम फोकस्ड आदमी है, बहुत फोकस्ड आदमी है। मतलब हंसी मजाक तो करते हैं, मतलब मेरा उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं है, नहीं हुआ। बट बहुत फोकस्ड आदमी है। अच्छा। प्रवीण आमरे भी बहुत है। नायर तो बहुत अच्छा दोस्त है, तो नायर के साथ तो थोड़ी हंसी मजाक होती रहती है। इनके साथ कुछ स्टोरीज आपको याद रहेंगे जो इंटरेस्टिंग और फनी टाइप? क्रिकेटिंग में प्लेयर्स रूम का तो कुछ याद नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट भी आउटसाइड क्रिकेट हम लोग मिलते रहते हैं। मतलब नायर साहिल कुकरेजा है, नायर है, अभिषेक नायर है, भाविन ठक्कर है, फिर आपको मैं बताऊँ निश्चित शेट्टी है। हम लोग मिलते रहते हैं, घर पे मिलते हैं, कभी पार्टी वगैरह होती है, टाइम पास इधर वो आके उधर के किस्से होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर नहीं बोलेगा तो भी वो क्रिकेट का सब्जेक्ट निकलता ही है। कितने भी कोशिश करो कि मिलने के पहले बोल दे कि क्रिकेट के बारे में बोलना नहीं है, बट वो निकल ही जाता है। वो क्रिकेटर्स लोगों के मुंह से हाँ, वो निकल ही जाता है कि चलो आज बोलना नहीं है क्रिकेट के बारे में, बट वो निकल ही जाता है क्रिकेट का सब्जेक्ट। फिर वहाँ से फिर डिबेट शुरू हो जाती है। ऐसा कोई डिबेट जो आपको याद है जो काफ़ी डिबेटेबल हो गया? मैं अभिषेक नायर को वो अंडर 19 का था, तभी मुझे याद है मैंने एक बार आउट किया है उसको। तो मैं उसको अभी तक सुनाता ही हूँ कि अच्छा नायर तेरे को आउट किया है मैंने एक बार। तो बोला हाँ शिंदे। वो मुझे शिंदे नहीं बोलता है, वो शिंदे बोलता है। शिंदे, अच्छा। तो अच्छा है, उसको टच में है वो अभी तो अच्छा कर रहा है, इंडियन टीम के साथ है। सर आपको मुंबई में आपका पेट नेम है कपिल करके आपको बुलाते हैं, तो ये पेट नेम के पीछे का रीज़न और इसके पीछे का स्टोरी ज़रा आप बता सकते हो तो? कपिल नाम मुझे दिया है वसीम जाफ़र। ओके। वसीम जाफ़र ने नाम दिया है। मैंने कमबैक किया था बॉम्बे की टीम के लिए। मैं जब 2005-06 को टीम से बाहर हुआ रणजी ट्रॉफी के, तो मैंने गोवा रणजी ट्रॉफी मतलब गोवा टीम के लिए भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। गोवा टीम को भी मैं रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला हूँ 2008-09। तो उसके बाद फिर मैंने वापस बॉम्बे के लिए ट्राई किया। एक साल कूलिंग पीरियड का निकाल के 2011 और 12 को मैंने बॉम्बे को फिर से कमबैक किया। फिर से वही प्रोसेस, विकेट्स निकालना और फिर कमबैक किया। तब वसीम जाफ़र कोच था बॉम्बे का। वसीम जाफ़र कैप्टन था और प्रवीण आमरे कोच थे। तो वसीम जाफ़र तभी टीम में फिर बुलाता था कि अरे कपिल किधर है। तभी फिर नाम गिरा मुझे, क्योंकि मेरी एक्शन थोड़ी कपिल सर जैसी है, थोड़ा नेक मेरा बेंड होता था। अच्छा, इसलिए आपको ड्रिल कराया था बल्लू सर ने ड्रिल कराया था। बट लेटर ऑन फिर हुआ नहीं मेरा, तो फिर सर ने भी फिर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विकेट्स मिल रहे थे वो एक्शन से। तो फिर सर ने भी मतलब वो ड्रिल करने के बाद भी कुछ टाइम बाद आपका नहीं हुआ तो फिर मेरा वही चालू था ये कि चलो नेचुरल है, तो फिर वो नेचुरल ही था। राइट। तो फिर विकेट भी मिल रहे थे, तो फिर सर ने कुछ चेंज भी नहीं किया। तो चलो ठीक है, विकेट्स मिल रहा है तो तू कंटिन्यू कर, फिर कोई इशू नहीं है। तो तभी से फिर कपिल नाम गिरा मुझे, और फिर पूरा बॉम्बे में हो गया कपिल। तो ऐसा सब हुआ है। और मैं सर को इतना बचपन से फॉलो करता था, कपिल सर को, कि मैं उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मैं कलेक्ट करके रखता था। मुझे
वीडियोस कहीं पे मिल जाती थी। तभी वो टाइम पे फ़ोन्स इतने हाँ पॉपुलर नहीं थे, या इतना महंगा वाला फ़ोन तभी कोई यूज़ नहीं करता था। राइट। तो मैं ट्राई करता था कि कहीं फ़ोटो मिल जाए या ओके। कहीं कुछ मैच हाँ। कहाँ पे मिल जाए। तो मैंने बहुत ये किया है, उनको बहुत फॉलो किया है। और फैन थे, डाई हार्ड मैं फैन थे। डाई हार्ड फैन था, डाई हार्ड। मतलब आप बोल सकते हो ना कि फास्ट बॉलर, मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मेरे मेरे वो रोल मॉडल थे। ओके ओके। उनका मतलब उनके बॉलिंग को देखते हुए आपने अपना हाँ भी। हाँ हाँ, आउट स्विंग और सर का इन स्विंग, सर के बाउंसर्स, ओके सर कैसे चलते थे, उनका एटीट्यूड कैसा था। ओके ओके। ए टू जेड। ए टू जेड, ए टू जेड। अभी पता नहीं, शायद वही आ गया रहेगा बॉडी में, और एक्शन भी वैसा हो गया। इसकी वजह से, ये एक्शन की वजह से कभी आपको किधर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला? मतलब जैसे कभी कभी होता है सिलेक्टर्स लोग एक्शन से इम्प्रेस होते हैं, या किधर और भी अलग अपॉर्चुनिटी किसी अलग? हाँ, एक्शन के वजह से अभी बल्लू सर को पता था कि मेरा एक्शन कपिल सर जैसा है। हाँ थोड़ा था, मतलब पूरा नहीं था, बट नेक फॉल होता था अच्छा, साइड ऑन था। और मैं सर भी थोड़े से अंदर से देखते थे, तो मैं भी देखता था। तो एक सर बल्लू सर का फ़ोन आया कि संतोष, मुझे तेरा जरा वीडियो भेजना बॉलिंग के एक्शन के। मैं बोला जी सर, बोला भेजता हूँ सर। बोला कितना दिन लगेगा? मैं बोला सर अभी तो टाइम नहीं है, मैं कल भेज देता हूँ। तो ठीक है, तू भेज दे। एक मूवी आ रही है, तो वो डायरेक्टर को तेरा एक्शन दिखाता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा तेरा नेक फॉल होता है ना। हाँ। तो तेरा वीडियो भेज, मैं डायरेक्टर को भेज देता हूँ। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है। तभी मुझे डायरेक्टर का नाम वगैरह कुछ पता नहीं था, ना मूवी कौन सी थी वो भी मुझे पता नहीं। तो मैंने वीडियोस वगैरह निकाल के भेज दिए। तो फिर बल्लू सर का फ़ोन आया कि संतोष, डायरेक्टर को पसंद आ गया है तेरा एक्शन, और तेरे को उनको मिलना है। तो हम लोग 2-3 दिन में एक दिन फिक्स हो गया और जाके मिल लेते। तो मैं बोला सर कौन सा मूवी है? तो मैं बोला अरे वो 1983 वर्ल्ड कप जीता है ना, तो उसके ऊपर उसके बेस पे एक मूवी, वही एक स्टोरी है, और उसके ऊपर मूवी बन रही है। जो 83 मूवी है। हाँ 83 अभी जो मूवी हुई ना, वो। राइट। तो मैं बोला कि सर ठीक है, देखते हैं। एक साइड तो बहुत खुशी हो गई, मैं बोला चलो। अच्छा। तो गए, और उस मूवी के डायरेक्टर थे कबीर खान। ओके। कबीर खान ने डायरेक्ट किया है ना, राइट। बजरंगी भाईजान राइट भी उन्होंने डायरेक्ट किए है। 4-5 मूवी अच्छे डायरेक्ट किए हैं सर ने, कबीर खान। तो सर को मिले, कबीर सर को मिले हम लोग। मैंने उनके साथ, वो सामने थे, हम लोग इंडोर में मिले। आर्टिफिशियल इंडोर था, टर्फ था। वहाँ पे मैंने बॉलिंग डाली, कबीर सर को पसंद आया। तो सर बोले कि कबीर सर बोले संतोष, एक्शन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पसंद हो, बट आपको वेट कम करना पड़ेगा। ओके। वेट लॉस करना पड़ेगा। वेट बहुत है आपका, क्योंकि कपिल सर 83 में एकदम स्लिम एंड ट्रिम थे। ओके। तो मैं बोला सर ठीक है सर, मैं करूँगा सर, क्यों नहीं करूँगा। तो ठीक है बोले, तू जब वज़न कम करेगा तब हम लोग आगे का देखते हैं। ओके क्योंकि कैसा होता है, वो बहुत पैसे लगाए होते हैं उन्होंने मूवी के लिए, मूवी के लिए। तो वो फट मतलब इमीडिएटली कमिटमेंट किसी को कर नहीं सकते वो। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि देखो कितना दिन चाहिए। तो मैं बोला सर वेट लॉस का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो वो बोले नहीं, मैं तुझे एक ट्रेनर दे दूंगा, एक डाइटिशियन दे दूंगा। ओके। और फिर तू उनसे एक बार मीटिंग करो ले, उसके बाद फिर मुझे बता। तो फिर मैंने डाइटिशियन को जाके मिला मैं। तो डाइटिशियन ने मेरा पूरा जो भी मेरा रूटीन था कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, तो सब उन्होंने स्टडी किया, और मुझे अभी क्या करना है आगे, तो वो भी मुझे बताया उन्होंने कि आपको ये नहीं खाना है, ये इतने सारे चीज़ आपको बंद करनी है, और आपको ये खाना शुरू करना है, और आपको कितना खाना है वो भी मुझे बताया। तो मैं बोला ठीक है मैडम। फिर ट्रेनर भी था। तो वो जब मैं बाहर का कुछ खाता था
तो मुझे मैडम बोलने की, वो डाइटिशियन बोलने की, तुम मुझे फ़ोटो भेजो। तो मैं वो जो मैं खा रहा हूँ उसकी फ़ोटो मैं उनको भेजता था। तो वो बोलते थे कि ये खाओ वो मत खाओ। अच्छा, उसका रिप्लेसमेंट दे दी। हाँ हाँ, उसका बोलते कि अगर यही तुमको खाना है तो इसके बदले में ये खाओ। जी, अगर प्लेट में फॉर एग्जांपल फिश है और रोटी है, अब मैदे की रोटी और फिश है, तो मैडम बोलने की रोटी मत खाओ, सिर्फ फिश ओनली खाओ। फिश का। और फिश कितना खाना है आपको? 100 ग्राम्स, ओके उसके ऊपर नहीं खाना है। ओके, लंच में भी आपको उतना ही खाना है, मेजर करके। डिनर में भी आपको उतना ही खाना है। राइट। फिश हो चिकन हो उतना ही खाना है। तो फिर उन्होंने प्लान बनाया, मुझे प्लान दिया, ऐसा ऐसा प्लान है संतोष तुम्हारा, तो आपको 80 kg तक आना है। और तभी मेरा वेट था 96 किलो। ओके। तो कबीर सर का फ़ोन आया, कबीर सर बोले तू 2-2.5 महीने में कम करेगा? 96 है तो देखो 14 किलो वजन कम करना पड़ेगा, करेगा? मैं बोला हाँ जी करूँगा। मैं बोला कि चलो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मिस नहीं करते। मिस नहीं करना है, किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो फिर ट्रेनिंग चालू की मैंने, ट्रेनर भी लगा दिया मेरे पीछे, एक डाइटिशियन थी, तो प्लान चालू था। और फिर सोच लिया कि अभी करना ही है। तो फिर अच्छा प्रोग्रेस था मेरा। मैंने फिर बाद में नोट किया, एवरी सैटरडे में मेरा वेट चेक करता था। तो एवरी सैटरडे में मेरा वज़न 1 kg कम होता था। ओके। एवरी सैटरडे। पूरे वीक में जितना वर्कआउट करते थे, डाइट वगैरह एक सैटरडे को डाइटिशियन ने बोला था कि आपको सैटरडे को खाली हफ्ते में एक ही दिन आपको वेट चेक करना है, एवरीडे वेट चेक नहीं करना है। तो सैटरडे को रखा था मुझे कि आप सैटरडे को वेट चेक करके फिर मुझे अपडेट दे देना। तो ट्रेनिंग करता था मैं, दिन में 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग करता था। और मतलब मैं खाना ज़्यादा मुझे बोला ही नहीं था, मतलब मॉर्निंग को आप बॉइल्ड एग खा लो 3 या 4। अगर आप ब्रेड के स्लाइस भी खा रहे हो तो 2 स्लाइस के ऊपर आपको खाना नहीं है। अब पोहा खा रहे हो, इडली खा रहे हो, तो उन्होंने वो सब बोला ही था कि आपको इतना ही खाना है। मेजरमेंट दिया था कि आपको ज़्यादा नहीं खाना है। लंच में भी आपको खाना है 100 ग्राम के ऊपर नहीं खाना है। आपको रोटी खानी है तो उसका भी उन्होंने साइज़ लेके रखा था, आप हाफ रोटी खा सकते हो। शाम को भी 7:30 के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। आपको डिनर आपको 7:30 के पहले आपको फिनिश करना है। तो 7:30 को मैं डिनर करता था। उसके बाद अगर भूख लगी तो फिर वो बोलते थे कि फ्रूट्स एंड ऑल। फ्रूट्स तो मुझे शाम को 5 के बाद खाना ही नहीं है। ओके ओके। उनका कहने का अभी वो तो पूरा स्टडी के बाद ही पता चलेगा, बट वो बोलती थी कि अगर आप 5 के बाद खाओगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। पता नहीं अभी क्या है वो, तो इसलिए मुझे फ्रूट्स नहीं खाने को बोला था। अगर वो बोली थी कि पानी का 1 लीटर का बॉटल ले लो, उसके पहले दिन चिया सीड्स होती है ना, जिसको हम लोग सब्ज़ा बोलते हैं। सब्ज़ा, राइट, हाँ। वो सब्ज़ा 1 चम्मच पानी में भिगो के रखना। अगर आपको आज पीना है तो कल आपको रात को भिगो के रखना पड़ेगा। तो रात को मैं भिगा के रख देता था एक बॉटल में 1 लीटर के, और दूसरे दिन फिर वो ये हो जाता था, फूक जाता था, हाँ। और फिर वो पूरा बॉटल में मिक्स हो जाता था। तो वो बोलती थी कि अगर रात को या बीच में आपको कभी भी भूख लगेगी, कुछ भी लगेगी, तो वो पानी पीना है। ओके। तो उससे में भी प्रोटीन है ना वो, तो उससे फिर भूख नहीं लगती थी मुझे, भूख भी मिट जाती थी भूख। तो 7:30 बजे में अगर डिनर कर लिया तो उसके बाद अगर मुझे भूख लगी तो फिर मैं वो पानी पी लेता था। या ड्राई फ्रूट्स के थोड़े 1-2 पीसेस खा लेता था मैं, या जो चने होते हैं वो खा लेता था। तो एक हफ्ते में सैटरडे टू सैटरडे, एवरी सैटरडे में मेरा वज़न चेक करता था, तो 1 किलो कम होता था। तो ऐसा करते करते मैंने 75 डेज़ में 16 kg मैंने कम किया वज़न। ग्रेट। 75 डेज़ में। 90 डेज भी नहीं हुए थे। 90 डेज़ भी नहीं हुए थे, 75 डेज़ में मैंने कम कर दिया था।
तो उसके फोटोज़ भी है मेरे पास, क्योंकि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था मेरा, मुझे खुद को भी यकीन नहीं हुआ था कि इतना बड़ा ये हो। तो प्रोसेस भी बहुत अच्छा था मेरे लिए, मतलब मैंने सीखा भी बहुत है कि आपको ट्रेनिंग कैसी करनी है, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, बराबर। आपको क्या कौन से समय में क्या क्या खाना चाहिए, खाने बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। तो मूवीज़ में सर काफ़ी सारे स्टार्स थे, जैसे रणवीर सिंह हो गया, देन हार्डी संधू, ये सब स्टार्स थे। उनके साथ कोई ऐसा आपका एक मोमेंट रहा हो जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? मोमेंट तो बहुत सारे हैं, बट एक दो बताऊंगा तो काफ़ी अच्छे हैं वो मोमेंट। रणवीर सिंह के साथ मैंने तकरीबन एक साल तो निकाला है मैंने, क्योंकि वो प्रैक्टिस, बल्लू सर स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे वो मूवी के, फिल्म के? अच्छा। हाँ, फिल्म के स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे। तो सब सर के ऊपर सब जिम्मेदारी थी, सब एक्टर्स को क्रिकेट सिखाना है, कोई इंजर्ड भी नहीं होना चाहिए वो प्रोसेस में, क्योंकि अगर एक कोई भी एक्टर इंजर्ड हुआ तो फिर शूटिंग डिले हो जाएगी। और तो वो सब प्रोसेस में प्रैक्टिस को हम लोग रोज़ मिलने के, हंसी मजाक होने के, तो मेरे साथ ट्रेनिंग करता था रणवीर, हम लोग साथ में ही ट्रेनिंग करते थे। तो मेरे को हमेशा बोलता था रणवीर कि संतोष, मेरे को संता बोलता था वो। अच्छा। संतोष मेरे को कभी उसने बोला नहीं, सेंटा तू था इसके लिए, ये मूवी के लिए तू मिला मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा है, मैं लकी पर्सन हूँ कि तू मुझे मिला है। तो 7-8 साल तक मैंने देखा है, मतलब वो इतना डाउन टू अर्थ आदमी है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतना बड़ा स्टार है। ओके। जो आता था उसका एनर्जी लेवल इतना था कि मतलब मैं पूछता था, यार इतने आप एक्टिव कैसे रहते हो? ओके। मतलब जो कपिल सर का एक्शन था, वो एक्शन के साथ वो आप पे काम करते थे, क्योंकि उन्होंने कपिल देव का रोल प्ले किया। हाँ। ओके। तो मुझे क्या बताया गया था कबीर सर ने कि संतोष देख, बॉलिंग तो रणवीर को डालनी है बॉलिंग, बट हम लोग एक बैक ऑफ द प्लान हम लोग रखते हैं कि ज़रूरत गिरी तो तेरा एक्शन थोड़ा ऐड कर देंगे उसमें। ओके। तो एक्शन मेरा उतना ही है, एक बैकफुट लैंडिंग से लेके फ्रंट फुट लैंडिंग और डिलीवरी तक ही मेरा उतना ही एक्शन है। ओके। बाकी उतना पार्ट मूवी में यूज किया है। उतना पार्ट मूवी में यूज़ किया है मेरा। ओके। और वीएफएक्स से थोड़ा सा किया है, चेंजेस किया है। तो रनअप से लेके जंप के पहले सब रणवीर ही है, और फिर बाद में फिर मेरा बैकफुट लैंडिंग और वो उसमें मैं हूँ। मतलब वो पार्ट पे वो कर नहीं पा रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो एक्सप्लोसिव नहीं हो रहा था उनका एक्शन। तो तभी फिर सर बोले कि शायद वहाँ पे तेरी ज़रूरत हो सकती है, तो इसके लिए तेरे को हम लोग रख रहे हैं। तो हम लोग ने साथ में ट्रेनिंग की है बहुत बार। तो मैं जब भागता था तब मैं थोड़ा सा स्मूथली भागता था, तो मुझे बोलता था, संटा थोड़ा धीरे भाग या वो आगे चले जाते थे, तो मैं बोलता था, रणवीर सर आप गए आगे मेरे नहीं, मुझे तुझसे मैच करना है। ओके। तो बल्लू सर भी बोलते थे कि संतोष, रणवीर को बोलते थे कि रणवीर तेरे को संतोष से मैच करना है। बल्लू सर ने मुझे ऐसा रेडी किया था कि आप बोलते ना रेफरेंस के लिए कि इसको ये ऐसा रनअप होना चाहिए, कॉपी करने का रनअप ऐसा होना चाहिए, ऐसा जंप होना चाहिए, फ्रंट आर्म आपका कैसा होना चाहिए, नेक का जो ट्रेडमार्क है वो नेक, और जो बॉलिंग आर्म है वो कैसा आना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। तो वो सब रेफरेंस के लिए मुझे रखा गया था कि रणवीर आपको इनके जैसा ये करना है। राइट। तो
मतलब वो आपको एक्शन का मतलब हाँ, कपिल सर के action का- बॉडी डबल के लिए मुझे रखा था, हाँ हाँ तो मैंने डाला है, बॉलिंग मूवी में डाला है। अच्छा हाँ, ओके बट वो बैकफुट लैंडिंग और डिलीवरी वहाँ तक ही था मेरा जर्नी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब तो ये आपके एक्शन का ये फायदा होगा कि आपको मूवी में भी मूवी मिल गया तो काफी लकी थे फिर सर तो वो आप। सर्टिफाई हो गया कि अभी इसका नाम कपिल ही होगा, और कपिल ही है। राइट 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 जो मेन शूटिंग थी यूके में, ये यूके में हुई है शूटिंग, हाँ प्रॉपर लॉर्ड्स में नहीं हुई है, क्योंकि लॉर्ड्स शूटिंग को देते नहीं है उस स्टेडियम। तो सेटअप कहीं और हम लोग ने किया था। तो कपिल सर से भी मिला हो, कपिल सर ने भी एक्शन देखी है। कपिल सर भी बोले कि 95% ऑलमोस्ट एक्शन है, अप्रूव्ड है। सर ने स्टैम्प लगा दिया, सर के पास से सर ने स्टैम्प लगा दिया। सर बोले सिर्फ रणवीर को मत भगाना। मैं बोला सर नहीं इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि जंप लेना पड़ता है, और जंप के बाद आपको बैकफुट पे लैंड होना पड़ता है। तो कपिल सर का एक्शन जो है, उनका जो जंप है वो हाई जंप था, उनका जंप बहुत ऊपर था। तो बोला उससे मत करवा, तू ही कर, नहीं तो इंजर्ड हो जाएगा तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। बराबर। काफ़ी इंटरेस्टिंग था सर स्टोरी वो वाला। और भी जैसे को एक्टर्स थे टीम में, और भी एक्टर्स थे, दीपिका मैम भी थी। तो दीपिका मैम से भी मिला हूँ मैं। जब सब खत्म होने को आया था, उसको रैप पार्टी बोलते हैं उसको, रैप सेशन होता है कि वो शूटिंग का लास्ट डे होता है। ओके। वैसे तो वो आती थी शूटिंग को, बट मुलाकात वो लास्ट दिन ही हो गई। तो हम मिले, मतलब सर ने इंट्रोड्यूस करके दिया कि ये संतोष है, और इसने मूवी में ऐसा किया है, रणवीर का बॉडी डबल किया है, थोड़ा एक्शन। तो मैं भी ऐसा पीछे हाथ करके खड़ा था, और थोड़ा सा मतलब वो इतनी मेगा एकदम, और मेरी वो किसकी फेवरेट नहीं है, सबकी फेवरेट है। इंडियाज़ की फेवरेट है। तो इंट्रोड्यूस किया, मैं बोला कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एकदम हम्बल से बोली थैंक यू सो मच। और फिर सर बोले कि ये संतोष है, और ये रणवीर का बॉडी डबल किया इसने। तो वो बोली उसको क्या ज़रूरत है बॉडी डबल की, वो बॉलिंग वो डालता है बॉलिंग, उसको क्या ज़रूरत है ऐसा वैसा। तो एकदम काफ़ी फनी था वो सीन, मतलब मैं ही थोड़ा सा शाय हो गया कि मैं अभी इसके बारे में अभी रिएक्ट क्या करूं। नहीं राइट मतलब उनको वो टेक्निकल टर्म नहीं पता था, जो बैकफुट लैंडिंग और फ्रंट फुट लैंडिंग में जो ये आ रहा था उसके। तो अच्छी बातें हुई उनसे, 5-10 मिनट बात किया मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा हूँ, पुलिस में जॉब करते हो। तो अच्छा आप पुलिस में भी जॉब करते हो? अरे बोलते वाह तो आप तो बहुत बड़े आदमी हो। बोला नहीं मैडम, बोला मैं क्रिकेटर हूँ, रणजी ट्रॉफी खेला हूँ। वाह अच्छा रिस्पांस बहुत अच्छा था, और बहुत हम्बल है बात करने को, मतलब इतनी बड़ी स्टार है वो। बट इट्स लाइक कि आपको लग रहा है कि आप कोई अपने जाने पहचाने से ही बात कर रहे हो। उन्होंने ऐसा फील होने नहीं दिया कि मैं आप फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया। राइट। इवन रणवीर भी जब मिलते थे हम लोग, शूटिंग को जब सुबह मिलते थे शूट के स्टेज पे, तो आके वो पीछे से हक करता था मुझे, और गाल की पप्पी ले लेता था। तो वो जब भी मिलता था मुझे, उनका नेचर है। हाँ उनका नेचर ही है वो। और हमेशा बात होती है उनसे? अभी नहीं होती है बात, बट आगे जाके कभी हुआ पॉसिबल मिलना तो ज़रूर बात करें। ओके काफ़ी अच्छा स्टोरी था सर आपका ये। तो सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो आप मुंबई के अंडर 19 सिलेक्टर भी थे लास्ट 5 साल से। तो आपने काफ़ी यंग क्रिकेटर्स लोगों को आपके आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, और उनके यंग टैलेंट को आपने एज ए सिलेक्टर आपने सिलेक्ट किया है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे जो अभी अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ज़रा वो एक्सपीरियंस आप एज ए सिलेक्टर और कैसा था आपका, और अपने जो यंग टैलेंट्स लोगों को देखा उनका ज़रा आप
एक्सपीरियंस शेयर करो तो। हाँ, मैं बॉम्बे मुंबई अंडर 16 बॉयज़ का 1 साल था सिलेक्टर, और अंडर 19 बॉयज़ का मैंने 4 साल में सिलेक्टर था। ओके। तो अंडर 16 का मैं आपको बोलता हूँ, बॉम्बे अंडर 16 ऑल इंडिया बेंगलोर में जो हुई थी हम लोग, NCA। हाँ NCA, मुंबई वर्सेस पंजाब, ओके। अंडर 16 बॉयज़ दोनों टीम फाइनल में आई थी। तो फाइनल में आई और बॉम्बे टॉस हार गया और पंजाब ने बैटिंग दे दिया हम लोग को। तो मुंबई 215 पे ऑल आउट हो गए। दिव्यांश सक्सेना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, राइट। उसने 100 किया था। 101 मुझे शायद उतना याद नहीं है, तो उसने 100 किया था। पंजाब के टीम में तब अभी करंट अपने इंडिया के खेल रहे अभिषेक शर्मा। ओके। अभिषेक शर्मा थे। मेरे को याद है जगह से हिटिंग छक्के मारता था, जगह से छक्के मारता था। ओके। और जो NCA का जो अल्लूर में हम लोग खेले थे, अल्लूर क्रिकेट, अल्लूर वहाँ पे खेले थे। वो ग्राउंड बहुत काफ़ी बड़ा होता है, तो मैंने देखा था वो जगह से छक्के मारता था। अंडर 16 मतलब बच्चा अंडर 16 का जब होता है तब एज होता है 15, राइट 15, है ना। तो तभी से ही वो एज से ही था, मतलब हिटिंग एबिलिटी उसका वो एज से एबिलिटी था। आज तक वो कंटिन्यू कर रहा है। आज तक वो कंटिन्यू कर रहा है। बॉम्बे के भी बहुत सारे क्रिकेटर खेले हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अभी दूंगा तो यशस्वी जायसवाल का दूंगा। ओके। मैं जब अंडर 19 सिलेक्टर था तो केसी महिंद्रा सिलेक्शन मैचेस होता है बॉम्बे, आपको खेलना है। उसके पहले वो मैंडेटरी है, आपको सिलेक्ट होना चाहिए वो टूर्नामेंट में, और वहाँ पे सिलेक्टर्स लोग देखने आते हैं वो टूर्नामेंट। और वो बेंचमार्क है, एवरी ईयर होता है। हाँ, एवरी ईयर होता है वो। तो मैं भी सिलेक्टर था, तो मैं भी गया। पहले 2 मैच हो गए, 2 मैच हो गए और बॉम्बे की टीम निकल गई। दो मैच की टीम निकल गई, और आखिरी केसी महिंद्रा का आखिरी एक लीग मैच बचा था। ओके। तो सिलेक्ट सब लोग ने टीम निकाल दिया। तो फिर आखिरी एक मैच बचा था, तब मेरे फ्रेंड है ज्वाला सिंह करके, तो उनका फ़ोन आया। तो वो बोला कि अरे संतोष, यशस्वी जायसवाल एक है लड़का, वो अच्छा कर रहा है, तो ज़रा देख उसको। तो मैं बोला ठीक है, मैं मेरे कलीग्स जो है सिलेक्टर उनसे बात करता हूँ। तो सिलेक्टर्स को मैंने कन्विंस किया कि अपन देखेंगे इसको, कि इसने क्लब में अच्छा किया है परफॉर्मेंस, तो उसको अपन देख लेते हैं। अंडर 19 का है लड़का। अब मैंने उसको लिया और लास्ट मैच वो लीग का खेला, केसी महिंद्रा का लास्ट लीग मैच में उसने 100 किया। ओके। हाँ, तो लास्ट मैच में 100 किया। और फिर जो पहले 2 मैच थे वो टीम हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया था, तो थर्ड मैच में उसको हम लोग ने टीम में ऐड कर लिया, बॉम्बे के। ओके। 19 के अंडर 19 मुंबई की टीम में ऐड कर लिया। तो वो साल जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरीज की मुंबई के लिए। ओके। तो फिर उसके बाद फिर वो रुका ही नहीं, अभी तक रुका नहीं हो। फिर उसके बाद वो इंडिया अंडर 19 सिलेक्ट हुआ। फिर इंडिया अंडर 19 में अच्छा किया उसने, राइट। फिर आईपीएल में हो गया, अभी रणजी ट्रॉफी, और अभी तो फिर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री है। राइट। तो ये आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये सब प्लेयर्स को देखने को मिला, और मतलब तभी वो मैं सिलेक्टर था, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यश पृथ्वी शाह भी अंडर 19 थे तब। ये सब सेम बैच है, पृथ्वी शाह, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, दिव्यांश है। देन पंजाब की टीम में वही शुभमन गिल तो सीनियर है थोड़े उनके। ओके। हाँ, सीनियर है, बट ये थे डिसूजा है, सिल्वेस्टर डिसूजा, और बहुत सारे नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। ओके। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट। उनके साथ मतलब आपने वर्क किया, काम किया उन लोगों के साथ। ग्रेट। तो सर अभी अपना जो मुंबई में टैलेंट हंट चल रहा है, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने ये ऑर्गेनाइज किया है, जो टैलेंट हंट, जो बेसिकली पेस बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए, तो उसमें आपका मेजर रोल क्या है? आप
टैलेंट हंट और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ किस तरीके से काम कर रहे हो? तो टैलेंट हंट था वो लास्ट ईयर सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए था। लास्ट ईयर बलविंदर सिंह संधू हेड कोच थे, डायरेक्टर थे, मैं असिस्टेंट था। ओके। और रवि घड़ियार सर असिस्टेंट थे। बट ये साल एमसीए ने अच्छा किया है कि सभी डिपार्टमेंट को वो लोग देख रहे हैं। लास्ट ईयर ओनली फॉर फास्ट बॉलर्स था। ओके ओके। बट ये साल समीर दिगे है डायरेक्टर टैलेंट हंट 2.0। मैं हूँ असिस्टेंट कोच हूँ और रवि घड़ियार असिस्टेंट कोच है। सभी डिपार्टमेंट बोले तो बैटिंग बॉलिंग, हाँ बैटिंग विकेट कीपिंग स्पिन बॉलिंग एंड फास्ट बॉलिंग। ओके ओके। तो ऑल डिपार्टमेंट्स ये साल हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी बच्चे आए। अभी एक फेज खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों को देख चुके हैं हम लोग। ओके। और 7 सेंटर्स थे। तो अभी सेकेंड फेज में हम लोग 3 जोन करेंगे और 3 जोन में फिर आखिरी जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट करके फिर उनका एमसीए में कैंप होगा। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है एमसीए ने। बहुत रॉ टैलेंट है जो बॉम्बे को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए करंट, जो अभी प्रोबेबल्स कर रहे हैं। हाँ मतलब जो अभी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, जो अभी प्रोबेबल्स है और जो नहीं है प्रोबेबल्स, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। राइट। उनका टैलेंट हम लोग देख रहे हैं और ऑल ओवर बॉम्बे हम लोग घूम रहे हैं। 2-2.5 महीने हो गए हम लोग घूम ही रहे हैं। ओके। और अच्छा टैलेंट है बॉम्बे के पास। ओके। तो उधर से भी एक टीम निकलेगा जो प्रैक्टिस सिलेक्शन मैच खेलेंगे और अंडर 19 के जो बच्चे होंगे वो बॉम्बे में क्लब क्रिकेट के साथ मैचेस खेलने के मतलब एमसीए का प्लान है। एकेडमी की एमसीए एकेडमी नाम की वो टीम होगी। ओके। तो एमसीए का प्लान है कि वो जो टीम है वो टीम मैक्सिमम बॉम्बे में टूर्नामेंट जितने हो सकते हैं वो पॉसिबल है कि वो वहाँ पे वो उनको खेलने का मौका दे, ताकि वो सिलेक्टर्स फिर देखते हैं वो मैचेस। बराबर ध्यान होता है सिलेक्टर्स का। और बाहर जाने का भी एमसीए का प्लान है। वो टीम को आप फॉर एग्जांपल कर्नाटक में लेके जा सकते हो, बैंगलोर प्रैक्टिस टूर हो सकता है उनका। तो अच्छा एक्सपोज मिलेगा वो। मतलब ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है ताकि जो प्लेयर्स लोगों को मौका नहीं मिल रहा है उनको अपना टैलेंट दिखा के मौका मिल रहा है। exactly. ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आपको थ्रू आउट टैलेंट हंट में दिखा है? हाँ, बहुत जो काफ़ी मतलब लोअर लेवल से आया बट अच्छा टैलेंट है उनके पास। हाँ है, काफ़ी प्लेयर्स है। बट अभी सेकंड फिल्टरेशन होने के बाद फिर पिक्चर और क्लियर हो जाएगा राइट। उसमें से कौन अच्छा बेटर निकल सकता है। राइट, चलेगा सर। इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने शेयर किए और अपने लाइफ का जर्नी का भी बताया। तो ये जो जर्नी है काफ़ी इंस्पायरिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस उसको सुने और आप इसी तरीके से आगे और भी यंगस्टर्स लोगों को मोटिवेट करते रहो और साथ में आपकी कोचिंग के और गाइडेंस के थ्रू उनको आप आपका एक अपर हैंड टाइप उनके ऊपर आपका रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना टाइम थैंक यू नाइस टू मीट यू। सेम हियर। थैंक यू।